Okay, so welcome back to our YouTube channel, Unknown Physics, myself राहुल चौधरी। सो अभी तक देखिए हम लोग ने क्लास 10th के एक चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ जिस चैप्टर का नाम है डेट इज लाइट। सो अभी तक अगर बात करें तो लाइट में हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। तो आज इसी के आगे टॉपिक्स को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा, टॉपिक का नाम है डेट इज इमेज फॉर्म्ड बाय द कनकेव मिरर। अब इस टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीजों के बारे में क्लियर कर दूं, हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा था। और लास्ट टाइम जाते वक्त मैंने जो प्रीवियस वीडियो थी, जो प्रीवियस लेक्चर था मेरा, उस प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को कुछ बेसिक चीजों के बारे में समझा चुका था। और लास्ट में एक ट्रिक आप लोगों को थोड़ा सा याद करने के लिए कहा था। मैंने कहा था क्योंकि ये ट्रिक आपके आगे जाके फर्दर यूज होने वाली है। अगर आप लोग उस ट्रिक को याद रखोगे तो तभी आप लोग अगला जो क्वेश्चन रहेगा, अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा, उस चीज को अच्छे से क्लियर कर पाओगे। सो मैं आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल उस ट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। वो ट्रिक क्या थी हमारी और किस बेस पे वो चलने वाली थी। सो देखिए मैंने यहाँ पे उस ट्रिक को साइड पे लिखा हुआ है। ये साइड पे जितनी भी ट्रिक्स आप लोगों को लिखवा रहा हूँ, अगर आप लोग इन चीजों को पैरेलल याद करते जाओगे, अगर आप इन ट्रिक्स के ऊपर फोकस करते जाओगे तो आप लोग इन चीजों को स्टेप बाय स्टेप अच्छे से क्लियर कर पाओगे। सो देखिए अभी इस ट्रिक में अगर बात करें तो हम लोग ने क्या पढ़ा था। मैंने आपको क्लियर किया था कि इमेज टोटल कितने टाइप की होती है। टोटल 2 टाइप की इमेज होती है। एक इमेज का नाम रखा गया दैट इज रियल इमेज, दूसरी इमेज का नाम रखा गया वर्चुअल। और मैंने साथ में ये भी कहा था कि रियल इमेज हमेशा काम क्या करती है, एक इन्वर्टेड इमेज क्रिएट करवाने की कोशिश करती है। इन्वर्टेड का मीनिंग क्या, वो उल्टी इमेज बनाना। बट अगर बात करें तो जो वर्चुअल इमेज होती है वो हमेशा क्या रहती है, सीधी रहती है। इस चीज को हम लोग एक्सपेरिमेंटली भी जानेंगे। लास्ट में मैं आप लोगों को इसका एक एक्सपेरिमेंटली वीडियो भी आप लोगों को दे दूंगा ताकि आप लोगों को रियल और वर्चुअल इमेज के बीच में ये डिफरेंस क्लियर होता है। ठीक है। सो अभी अगर बात करूं तो हम लोगों ने ट्रिक क्या याद रखनी है। ट्रिक ये याद रखनी है कि रियल इमेज को जब हम लोग रे डायग्राम के बेस पे समझ रहे हैं तो हम लोगों को ये कंफ्यूजन रहेगी कि इमेज रियल बनी है कि वर्चुअल बनी है। हम लोगों को कैसे क्लियर होगा और कैसे उस इमेज को देखें या रे डायग्राम को देख के हम लोग ये याद कर पाएंगे कि यहाँ पे इमेज रियल बन रही है कि वर्चुअल बन रही है। सो इस चीज को ट्रिक कैसे रखेंगे। रियल के लिए अगर बात करें तो कंसेप्ट क्या बनाएंगे हम लोग, जिस साइड ऑब्जेक्ट रखेंगे, अगर आप लोग लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट को रख रहे हो तो अगर उसी साइड वापस इमेज बनने की कोशिश हो रही है, इमेज बन रही है, तो आप लोग उसके लिए नाम क्या रखोगे, रियल इमेज। अगर मान लीजिए आप लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट को रखते हो तो इमेज कहां बन रही है, आपकी राइट साइड जाके इमेज बनने की कोशिश हो रही है, तो वहां पे आप लोग इसका नाम क्या रखोगे, वर्चुअल इमेज। ये एक सिंपल सी ट्रिक है जिसके बेस पे अगर बात करें तो आप उस इमेज के नेचर को अच्छे से क्लियर कर पाओगे। वहां पे जो इमेज बन रही है वो इमेज एग्जैक्टली कौन सी होगी। सो ये ट्रिक आप लोगों को याद रखनी है। अब सेकेंड नंबर पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड नंबर ट्रिक आपकी क्या है यहाँ पे। देखिए सेकेंड नंबर ट्रिक में अगर बात करें तो यहाँ पे फर्स्टली ही आते ही मैं एक वर्ड यूज करूंगा, इंफिनिटी। अब इंफिनिटी का मीनिंग क्या होता है इस चीज के बारे में समझते हैं। देखिए इंफिनिटी का एग्जैक्ट मीनिंग होता है, हमारे पॉइंट के हिसाब से जो हम लोग मैथमेटिकली वर्ड पढ़ते हैं तो इसका मीनिंग होता है, जैसे मैं आपको कहता हूं यहां से दूर कोई खड़ा हुआ है, बट अगर बात करें तो वो कौन है उस चीज के बारे में मुझे एनालाइज नहीं है। इट मे बी वो मेल भी हो सकता है, इट मे बी वो फीमेल भी हो सकती है, बट इतना श्योर हूं कि अगर बात करूं वहां पे कोई ना कोई प्रेजेंस अपनी दे रहा है। इसी तरीके से इंफिनिटी का मीनिंग क्या होता है, जब आप लोग किसी नंबर लाइन के ऊपर इंफिनिटी वर्ड कहते हो तो इंफिनिटी का मीनिंग होता है कि लास्ट में पक्का कोई ना कोई नंबर होगा, बट वो नंबर कौन है उस चीज के बारे में हम लोगों को कंफर्म नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पे भी इंफिनिटी हम लोगों ने फिजिक्स में किसके लिए वर्ड यूज करेंगे, इंफिनिटी का मीनिंग होगा कि कोई ना कोई चीज है जो हमारी रेंज से बाहर होगी, उस चीज के लिए हम लोग वर्ड क्या यूज करेंगे, इंफिनिटी। जैसे कॉमन से एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ, मान लीजिए मेरा हाथ यहाँ तक पहुंच सकता है। अब इस रेंज के बीच में कोई मटेरियल होगा तो मैं उसे यहाँ से खड़े होके ही उस चीज को पकड़ सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे कहा जाए आप सर स्टिल इसी जगह पे रुके रहिए और यहाँ से आपके हाथ से आगे कोई मटेरियल पड़ा हुआ है तो वहां से उस चीज को पकड़ के हम लोगों को दीजिए, तो मैं कहूंगा ये मेरी रेंज से बाहर है। और रेंज से बाहर के लिए अगर बात करें तो वर्ड हमेशा क्या यूज करेंगे हम लोग फिजिक्स में, दैट्स इंफिनिटी। जब भी कोई चीज आपकी रेंज से बाहर आ जाएगी तो उसके लिए वर्ड क्या हम लोग यूज करेंगे, इंफिनिटी। सो देखिए हम लोग यहाँ पे कनकेव मिरर की बात करें तो इसके टोटल कितने केस बनेंगे, इसे याद करने का तरीका क्या रहेगा, इन सब चीजों को एक ट्रिक बेस पे समझने की कोशिश करेंगे और आपको ये ट्रिक आसानी से याद भी हो जाएगी। क्योंकि अगर बात करें तो यहाँ पे आपको सिंपली 3 इमेजेस के बारे में क्लियर करना है। अगर आपको ये पहली 3 इमेजेस क्लियर हुई तो अगली जो 3 बनने वाली है वो आपको यहीं से क्लियर हो जाएगी। तो एक दूसरे से रिलेट करके हम लोग इन चीजों को पढ़ेंगे। सो देखिए हम लोग यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इमेज कहाँ कहाँ बनानी है।
देखिए पहले मैं था इस मिरर, इस कनकेव मिरर की अगर बात करें तो इस कनकेव मिरर की रेंज से बाहर कहीं खड़ा हुआ था। जब इस कनकेव मिरर की रेंज से मैं कहीं बाहर था तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड मैं क्या यूज करूंगा, इन्फिनिटी। मैं कहां पे रुका हुआ हूं, दैट इज इन्फिनिटी पे। अब धीरे धीरे मैं आगे की तरफ चलता हूं तो क्या होगा, दैट इज इसकी रेंज में तो आ गया, लेकिन ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिहाइंड खड़ा हूं, इसके पीछे खड़ा हूं, तो इसलिए सेकंड नंबर के स्पीड क्या बढ़ेगा, दैट इज बिहाइंड द सी। ठीक है, फिर धीरे धीरे और आगे चलने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा, धीरे धीरे आगे चल के कहां पे आ जाऊंगा, सी पे। सो थर्ड नंबर केस क्या बनेगा कि जब आपका ऑब्जेक्ट कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पड़ा होगा तो इसकी इमेज कैसी बनेगी और कैसी दिखेगी, इस चीज के बारे में हम लोग क्लियर करेंगे। अब फिर से अब मैं धीरे धीरे और आगे चलता हूं तो पॉइंटेड क्या आएगा, आप सी और एफ के बीच में आ जाओगे। देखिए ये एक एक स्टेप चलने का तरीका है, ये समझने में वैसे जैसे मान लीजिए आप कहीं आपने पड़ोसियों के घर पे जा रहे हो, तो मान लीजिए एक घर छोड़ के दूसरा घर पे जा रहे हो, तो मैं आपको बोलता हूँ कि ठीक है ये इसका घर है भाई, इसके अगले इसका घर आएगा, तो इस तरीके से अगर बात करें तो हम लोग इस कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। सेम है ये पड़ोसियों के घर की जैसे ये एक घर छोड़ के आप एक घर के आगे कंटिन्यू चलने की कोशिश कर रहे हो। सो देखिए अभी अगर बात करूं तो हम लोग कहां पहुंच चुके थे, सी तक। अब सी के आगे अगर चलता हूं तो कहां आ जाऊंगा, बिटवीन द सी एंड एफ। तो हम लोग फोर्थ पॉइंट लेके चलेंगे सी एंड एफ के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। फिर धीरे धीरे और आगे चलूंगा तो कहां आ जाऊंगा, फोकस, दैट इज और आगे चलेंगे तो कहां आ जाएंगे, फोकस पर। फिर धीरे धीरे और आगे चलेंगे तो फोकस से थोड़ा और आगे चला तो कहां आ गया, पोल और फोकस के बीच में। तो लास्ट केस आएगा पोल एंड फोकस के बीच में आप लोगों को रुकना है। तो ये आप लोगों के टोटल 6 केसेस रहेंगे। इस 6 केसेस में आप लोगों को एक चीज क्लियर होगी, फर्स्ट केस और जो फिफ्थ केस है ये दोनों आपस में रिलेट रहेंगे, सेकेंड नंबर और फोर्थ वाला आपस में रिलेट रहेंगे, और यहाँ पे अगर बात करें थर्ड और सिक्स्थ वाला जो केस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आप लोग इस ट्रिक के बेस पे अगर बात करें तो आप लोग इन एक को याद रख के ये वाला निकाल सकते हो और इसे याद रख के आप लोग इस चीज को निकाल सकते हो, जिससे आप लोगों को आसानी रहेगी इन क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने में। सो अब इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टॉपिक आज का इमेज फॉर्म्ड बाय द कनकेव मिरर। जब भी आप लोग किसी कनकेव मिरर को यहाँ पे रखते हो तो कनकेव मिरर पे अलग अलग पोजीशन पे जब आप लोग चलना स्टार्ट करते हो तो वहां पे जो इमेज दिख रही होगी उस कनकेव मिरर के अंदर, वो इमेज भी आप लोगों को अलग अलग दिखना स्टार्ट होगी। इट में भी वो साइज में कभी बड़ी भी हो सकती है और कभी साइज में छोटी भी हो सकती है, और मे बी वो रियल भी हो सकती है, मे बी वो वर्चुअल भी हो सकती है। अब ये किस किस पोजीशन पे कैसा आप लोगों को नेचर दिखाएगी, इस चीज के बारे में हम लोग यहाँ से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट हमारा है कि जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पड़ा होगा, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी का मीनिंग अभी मैंने आप लोगों को क्लियर किया। इन्फिनिटी का मीनिंग क्या था, जब आपका कोई ऑब्जेक्ट दैट इज रेंज से बाहर पड़ा होगा तो उसके लिए हम लोग वर्ड का यूज करेंगे इन्फिनिटी। सो देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे पड़ा होगा तो उसकी इमेज कहां बनने वाली है, इस चीज के बारे में क्लियर करते हैं। तो मैं कहूंगा इन्फिनिटी का मीनिंग क्या होगा, ये कनकेव मिरर था, ये हमारा पोल पॉइंट जो हमारा इस मिरर का सेंटर पॉइंट था, ये मेरा फोकस, इस लाइन को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ये था हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर से हम लोग क्लियर करते हैं, इन्फिनिटी से जब भी कोई रे निकल के आती है वो याद रखना हमेशा पैरेलल निकल के आती है। आई थिंक आप लोगों को मैंने प्रीवियस लेक्चर में इस चीज के बारे में बताया होगा, अगर नहीं है तो क्लियर आप लोग फिर से इस चीज को सुन लीजिए कि जब भी कहीं इन्फिनिटी से कहीं दूर वाली चीज से कोई भी अगर लाइट चल के आ रही है तो वो हमेशा एक पैरेलल रे से निकल के आती है, पैरेलल रेस हमेशा बचती है। तो इसी तरीके से अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है तो जितनी भी रेस वहां से बन के आएंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो इसी तरीके से अगर बात करें तो ये एक रे इन्फिनिटी से चल के आ रही है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये रे और ये रे, ये दोनों अगर बात करें तो यहाँ पे पैरेलल चल के आएंगे। मैं आप लोगों को फर्दर एक और ट्रिक आप लोगों को यहाँ पे समझा दूं कि मेरी इमेज कहाँ पे बनेंगे और कैसे पहचानी जाएगी, इस चीज के बारे में क्लियर करो। याद रखिए इमेज कहां बनेगी, इस चीज को क्लियर करने का तरीका ये साइड पे फिर से मैं लिख रहा हूं कि इमेज कहां बनेगी। इमेज के लिए ट्रिक है कि जहां पे भी दो रिफ्लेक्टेड रे, जहां पे भी दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, जहां पे भी इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को कट करने की कोशिश कर रही हैं, तो वहीं पे हम लोग क्या कहेंगे, ये इमेज बनेगी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जहां पे भी दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में इंटरसेक्ट करने की कोशिश करेंगी तो वहीं पे हमारी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। सो देखते जाइए, ये रेस अगर बात करें तो आ रही है अभी, तो दैट इज मीनिंग क्या रहा, ये इंसिडेंट रे।
अभी आप लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में जब रूल पढ़ा थे तो रूल में ये चीज अच्छे से क्लियर की थी कि जब कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चलती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां पे जाके मिलती है। तो आप लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा था रूल नंबर फर्स्ट, कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हुई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगी, फोकस से। तो मैंने ये कहा ठीक है ये फोकस से पास करेगी। इसी तरीके से ये रे भी अगर बात करें तो पैरेलल टू किसकी चल रही है, प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेंगे, फोकस से। ये भी फोकस से पास करेंगे। तो मैंने अभी आपको कंसेप्ट बताया, ये जाते वक्त कौन सी थी, इंसिडेंट रे। टकरा के वापस आने पे अगर बात करें तो कौन सी रे होती है, ये रिफ्लेक्टेड रे। इट मींस अगर बात करें तो ये कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड रे। ये जाते वक्त थी इंसिडेंट रे, ये आते वक्त कौन सी होगी, रिफ्लेक्टेड रे। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे आके कहां पे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, इस फोकस पॉइंट पे। तो हम लोगों ने क्या कहा, इमेज कहां पे बन रही है, क्योंकि इमेज का क्राइटेरिया क्या है, जहां पे भी दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में इंटरसेक्ट करेगी वहीं पे मेरी क्या बनी होगी, इमेज बनी होगी। तो इसी तरीके से इमेज फॉर कहां हुआ, दैट इज एट फोकस पे। क्यों कहा, क्योंकि दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहां पे आके मीट कर रही है, फोकस पे। सेकेंड नंबर पॉइंट देखिए, इसका नेचर के बारे में समझते हैं। मैंने नेचर के बारे में कंसेप्ट क्या बताया कि अगर बात करें तो नेचर कहा जाता है कि रियल है कि वर्चुअल है, इस चीज के बारे में क्लियर करना। रियल और वर्चुअल को कैसे क्लियर किया जाता है, मैंने कंसेप्ट बताया, जिस साइड ऑब्जेक्ट रखोगे अगर उसी साइड वापस इमेज बन जाएगी तो हम लोग क्या कहेंगे, इट शुड बी रियल। अब देखिए ऑब्जेक्ट आपका कहां पे पड़ा हुआ है, मिरर की लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है, इमेज भी वापस कहां बन रही है, लेफ्ट साइड पे। अगर ऐसा होता कि ऑब्जेक्ट यहां रखते और इमेज इस साइड बनती तो ये मिरर की राइट साइड आ जाता, क्योंकि मिरर को क्रॉस करके आगे जाने का मीनिंग क्या हुआ, राइट साइड आना, और मिरर के पीछे रहने का मीनिंग क्या हुआ, लेफ्ट साइड रहना। तो जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड अगर इमेज पड़ी हुई है, उसी साइड इमेज बन रही है, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या कहा, लेफ्ट साइड होगा तो लेफ्ट साइड अगर इमेज बन रही है तो उसके लिए रियल। और रियल के साथ हमेशा ओरिएंटेशन कैसी आती है, इमेज आपको दिखती कैसी है, उल्टी दिखती है, इसलिए हम लोगों ने क्या कहा, इन्वर्टेड। दूसरा नंबर, अब तीसरे नंबर पॉइंट पे आते हैं, साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज की अगर बात करें, जो इमेज बन रही है यहाँ पे वो इतनी छोटी बनेगी, आप लोगों को एग्जैक्टली अगर बात करूं तो दिखने में बड़ी छोटी दिखेगी, इसलिए हम लोग यहाँ पे साइज पे क्या लिखते हैं, वेरी स्मॉल। तो ये था हमारा फर्स्ट केस, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा कि जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो इसकी इमेज कहां बनती है, फोकस पॉइंट पे। ये हम लोगों को क्लियर हुआ। अब सेकंड नंबर, अब आप लोग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं। मैंने कहा था जब इंफिनिटी के बाद आप लोग धीरे धीरे आगे चलोगे तो आप लोग क्या करोगे, उस ऑब्जेक्ट को रेंज में लेके आओगे। जब रेंज में लेके आएंगे तो रेंज में लेके आएंगे तो कहां पे आ जाएंगे, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे आना स्टार्ट कर देंगे। जब हम लोग इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे आएंगे तो देखते हैं इमेज कहां पे बनना स्टार्ट होगी। ये मेरे अगर बात करें तो ऑब्जेक्ट रख दिया, इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो यहां से हम लोगों ने एक रे बनाना स्टार्ट की। अब देखिए जनरली किसी भी ऑब्जेक्ट में से बड़ी सारी रेस निकलती है, लेकिन हम लोग इतनी ज्यादा रेस को क्यों नहीं बनाते, क्योंकि क्वेश्चन ये भी हो सकता है बच्चों में, ये कंफ्यूजन पक्का रहती है कि एग्जैक्टली एक ऑब्जेक्ट सर कहते हैं कि अगर ये ऑब्जेक्ट आपको कंप्लीटली दिख रहा है तो यहां से तो नंबर ऑफ रेस हो सकती हैं, फिर दो ही क्यों बनाते हैं हर बार। हम लोग डायग्राम के अकॉर्डिंग इस चीज को समझना चाहते हैं, इसलिए हम लोग कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहते, क्योंकि डायग्राम में अगर आप लोग ज्यादा रेस बनाओगे तो आप लोग खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी रे कहां से इंटरसेक्ट कर रही है किसको। तो इसलिए हम लोग इसे सिंप्लीफाई करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कितनी रेस लेते हैं, 2 रेस लेने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो कोई रे यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, तो कोई रे यहाँ पे अगर बात करें तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चलती है। रोल नंबर फर्स्ट कहता है कि वो हमेशा कहां से पास करती है, फोकस से। सो मैंने इस रे को कहां से पास किया, फोकस से। ये मेरी रे कहां से पास आ गई, फोकस से। ये जाते वक्त रे थी तो इसी रे को मैंने क्या कहा, इंसिडेंट रे। जब वो टकरा के वापिस आ रही थी तो इसे मैंने क्या कह दिया, दैट इज इट शुड बी रिफ्लेक्टेड रे। एक रिफ्लेक्टेड रे मुझे मिल चुकी है, ये वाली। अब इसके बाद हम लोगों को मिनिमम 2 यहाँ पे रिफ्लेक्टर रे चाहिए होती है। तो अब कंसेप्ट था कि दूसरी रिफ्लेक्टर रे हम लोग किस तरीके से लें। तो देखिए हम लोग सिंपली अपने रूल के ऊपर ज्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं ताकि हमारे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज को अच्छे से क्लियर कर पाए। हमारा रूल क्या कहता था, रूल पॉइंटेड है कि पहली रे अगर बात करें, रूल नंबर फर्स्ट क्या था, कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हुई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। सेकेंड नंबर रूल क्या कहता था कि ठीक उसी के आगे आता हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला कंसेप्ट। तो देखिए ये समझने में वैसे ही जैसे मैं आपको कहता हूं, मान लीजिए मुझे किसी आदमी को मारना हो, मुझे बोला गया कि यहाँ पे 10 आदमी है तो इनको मारना। आप लोग नॉर्मली देखते हो कहीं गेम खेल रहे हो, आजकल तो एक गेम बड़ी अच्छी चल रही है जिसका गेम का नाम पबजी है।
तो मोस्टली बच्चे देखते हैं और उसमें क्या किया जाता है, ज्यादा तो आगे भी फोकस किया जाता है और पीछे भी फोकस किया जाता है, जिसमें आप लोग क्या करते हो कि आगे कोई अगर आदमी आ रहे हो तो पहले उस चीज को हिट करने की कोशिश करते हो, जब अगले के सारे सॉल्व हो चुके हैं तो फिर पीछे वाली साइड पे फोकस करते हो कि पीछे कोई आदमी तो नहीं बच गया। सेम हम लोग इसी रे के अकॉर्डिंग इस कंसेप्ट को लेके चलेंगे। देखिए मैंने काम क्या किया, पहले इस रे को बनाना स्टार्ट किया, क्लियर हुआ। अब मैंने फर्दर आगे देखा कि मेरे आगे कौन दिखा मुझे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के अकॉर्डिंग मैंने रूल को समझना स्टार्ट किया, क्या मैंने कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर का रूल बनाया था कि नहीं बनाया था, याद आया, हाँ बनाया था। सेंटर ऑफ कर्वेचर का रूल क्या कहता है, सेकंड नंबर, कोई रे अगर सीधी सीधी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, अगर कोई रे सीधी सीधी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रे वापस कहां पे आती है, उसी पाथ पे बैक ट्रेस होने की कोशिश होती है। अगर कोई रे सीधी सीधी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है तो टकराने के बाद जिस पाथ पे वो गई थी उसी पाथ पे वो वापस आने की कोशिश करती है। सो देखिए ये थी जाते वक्त इंसिडेंट रे, ये टकरा के जब आई तो ये कौन सी आ गई, रिफ्लेक्टेड रे। ये जाते वक्त कौन सी थी, इंसिडेंट रे। और रूल कहता है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास करेगी, उसी सेम पाथ पे वापस आएगी। तो जाते वक्त इंसिडेंट रे थी, लेकिन आते वक्त क्या बन गई, वो रिफ्लेक्टेड रे। ये भी रिफ्लेक्टेड रे, ये भी रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों आपस में यहाँ पे आके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी क्या बन गई, इमेज बन गई। सो अब हम लोग इस चीज को क्लियर करते हैं। सो देखिए फिर से हमारी इमेज कहां बनी, ये C और F के बीच में बनी है, इसलिए मैंने क्या लिखा, बिटवीन C एंड F बनी है। क्लियर ये पॉइंट। नेक्स्ट नंबर पॉइंट देखिए, नेचर ऑफ द इमेज। नेचर कैसा है, देखिए फिर से क्लियर करते हैं। कंसेप्ट क्या था, जिस साइड ऑब्जेक्ट उसी साइड इमेज, तो रियल। जिस साइड ऑब्जेक्ट होगा उसके ऑपोजिट पे इमेज, दैट इज वर्चुअल। तो देखिए ऑब्जेक्ट आपके मिरर की लेफ्ट साइड पड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट आपके मिरर की लेफ्ट साइड पड़ा हुआ है, तो इमेज भी कहां बन रही है, लेफ्ट साइड बन रही है। तो अगर लेफ्ट साइड ही है तो इसके लिए रियल आया। अब प्रिंसिपल एक्सिस के अबव बन रही है, अबव बनने का मीनिंग क्या होगा, सीधा दिखना, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जाने का मीनिंग क्या होगा, दैट इज उल्टा दिखना। अब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है तो नीचे बनने का मीनिंग क्या होगा, इन्वर्टेड दिखना। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, रियल एंड इन्वर्टेड। बट अगर बात करें थर्ड नंबर पॉइंट की, दैट इज साइज ऑफ इमेज की, तो साइज ऑफ इमेज में देखिए आपका ऑब्जेक्ट का जो साइज है उससे कंपैरेटिवली अगर बात करूं तो साइज ऑफ इमेज छोटा है, इसलिए हम लोगों ने क्या लिखा, स्मॉल इन साइज के बारे में। क्लियर ये पॉइंट। अब इसके बाद अगर बात करें तो थर्ड नंबर पॉइंट के ऊपर हम लोग चलते हैं। देखिए अब थर्ड नंबर पॉइंट पे क्लियर करते हैं। देखिए मैंने कहा था ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे आगे लेके जाइए, पहले इंफिनिटी पे धीरे आया आगे तो इट मींस बिहाइंड द सी आया, अब थोड़ा और आगे चलते तो कहां पहुंच जाऊंगा, दैट इज सी पे जाके। अब अगर बात करूं जैसे ही मैं सी पे पहुंचूंगा तो फिर देखते हैं इमेज कैसी बनेगी, रूल के पॉइंट के हिसाब से क्लियर करते हैं। सो देखिए अब ऑब्जेक्ट आपका कहां पे आ चुका है, दैट इज एट सेंटर पे आ चुका है, तो मैं यहां पे ऑब्जेक्ट को रख लेता हूं, एट सी पे ऑब्जेक्ट को रख दिया, ये मेरा ऑब्जेक्ट पड़ा हो। अब रूल के अकॉर्डिंग कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चलेगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगी, फोकस से, तो इसलिए आफ्टर रिफ्लेक्शन इसे हम लोग कहां से पास करेंगे, फोकस से। ये क्लियर हो गया। अब हमारी एक रे बन चुकी है, अब हमारे सामने दूसरा रे। फिर से आते हैं पबजी गेम के अकॉर्डिंग। उस गेम के अकॉर्डिंग क्या ट्रिक सिखाई थी, ट्रिक यही थी कि पहले आगे देखना, आगे कोई है तो उसे हम लोग मारेंगे, आफ्टर दैट पीछे की तरफ चलेंगे। अब देखिए मेरे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद अगर बात करूं तो कौन आगे आ रहा है, फोकस पॉइंट आ रहा है। अब फोकस वाले हम लोग रूल को याद करते हैं, कोई ऐसा रूल बनाया था जो फोकस के अकॉर्डिंग इस कंसेप्ट को समझा सकता था। तो हमें याद आया कि रूल नंबर थर्ड हमारा क्या कहता था, अगर कोई रे सीधी जाके फोकस से पास होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कैसे चलने की कोशिश करती है, दैट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उस रे को पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बनाने की कोशिश करते हैं। सो देखिए आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे चलेगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के अकॉर्डिंग चलेगी, तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरी इमेज बनना स्टार्ट हो जाएगी। सो देखिए ये दोनों की दोनों अगर बात करें, देखिए ये जाते वक्त थी इंसिडेंट रे, आते वक्त क्या आ गई, रिफ्लेक्टेड, ये भी रिफ्लेक्टेड, ये दोनों आके किस पॉइंट पे मीट करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो हम लोग ने कहा कहां पे जाके इमेज बनी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, इमेज फॉर्म कहां हुई, एट सी पे जाके। इसी तरीके से अगर बात करें नेचर, जिस साइड ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था उसी साइड क्या बनी हुई है, इमेज बनी हुई है। इसी तरीके से अगर बात करें तो ये रियल बनी, और इसी तरीके से ये इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है, इस चीज को क्लियर करते हैं। ऑब्जेक्ट आपका ऊपर पड़ा हुआ है, इमेज कहां बनी है, नीचे बनी है। जब आपकी इमेज नीचे बनेगी तो इसके पॉइंट के हिसाब से हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज इन्वर्टेड। अब इसी तरीके से थर्ड नंबर पॉइंट क्या आ जाएगा, साइड। साइज ऑफ द इमेज अगर बात करें तो कितना है, दैट इज सेम इन साइड। पॉइंट क्लियर हुआ ये पॉइंट।
सो इसी के साथ अब हम लोग फोर्थ पॉइंट के ऊपर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सो देखिए, अब फोर्थ पॉइंट पे अगर बात करें तो हम लोग किस तरीके से चलेंगे, सी एंड एफ के बीच में। ओके, सो सी एंड एफ के बीच में अब कंटिन्यू देखते हैं आगे। ओके, सो अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अभी तक 3 केसेस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब फोर्थ केसेस में अगर बात करें तो कहां पे रखना ऑब्जेक्ट, बिटवीन द सी एंड एफ। अगर बात करें तो अब कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि हम लोगों को ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करना था, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। कैसे ट्रिक चल रही है हमारी, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो पहला नंबर था ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में, इट मींस रेंज से बाहर कहीं पड़ा हुआ था। फिर धीरे धीरे और आगे गए तो पता चला नहीं, बिहाइंड द सी रखना है। फिर और धीरे धीरे आगे गए तो चला सी पे रखते हैं। अब सी के आगे कहां आएगा, दैट इज सी और एफ के बीच में आने की कोशिश होगी। सो देखिए, अब सी और एफ के बीच में अगर रखते हैं तो ऑब्जेक्ट की इमेजेस कैसे बनेगी, इन चीजों को क्लियर करते हैं। ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां रखेंगे, देखिए फर्दर, ये कनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल पॉइंट, फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, सी एंड एफ के बीच में। सी और एफ के बीच में मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया। ये मेरा एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया मैंने। और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रूल क्या सीखा था, कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चलती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी, फोकस से। ये मैंने पास कर दी फोकस से। अब देखिए, ये जाते वक्त थी इंसिडेंट रे और ये टकरा के वापिस आने पर अगर बात करें तो कौन सी है, दैट इज अगर बात करें हमारी रिफ्लेक्टेड रे। ये चीज क्लियर है। अब इसी के बाद अगर बात करें तो दूसरे नंबर रे अगर बात करें तो कहां से पास करनी है, फिर से रूल वही लगाते हैं। रूल कहता था कि आगे जो दिखेगा उसकी अकॉर्डिंग रूल सोचना स्टार्ट करो। अब यहां पे खड़ा हूं तो मेरे आगे दिख रहा है इस वक्त अगर बात करें तो फोकस पॉइंट। अगर फोकस पॉइंट दिख रहा है तो फोकस पॉइंट के हिसाब से अगर बात करें तो हम लोग ने रूल नंबर 3 पढ़ा था। रूल कहता था कि जब कोई रे सीधी फोकस से पास करते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कैसे चलती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इट मींस अगर बात करें तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कैसे चलने की कोशिश करती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसी रे को अगर बात करें तो हम लोग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं। तो इस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो देखिए, ये रे ऐसे करके जा रही है तो आके कहां मीट किया इसने, दैट इज ये यहाँ पे। देखिए, ये जाते वक्त थी इंसिडेंट रे, ये यहां से आ रही थी रिफ्लेक्टर रे। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इमेज एग्जैक्टली यहां बननी चाहिए, नहीं, क्योंकि ये थी इंसिडेंट रे, ये कौन सी है, रिफ्लेक्टर रे। लेकिन आपको क्या सिखाया गया था, इमेज के लिए अगर बात करें तो क्या होना चाहिए, 2 रिफ्लेक्टर रे आपस में इंटरसेक्ट करनी चाहिए या मीट करनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर बात करूं तो ये बेशक रिफ्लेक्टर रे है, लेकिन ये वाली कौन सी है, अगर बात करें इंसिडेंट रे। तो अब ये टकराने के बाद क्या हुई, रिफ्लेक्टर रे। ये यहां से रिफ्लेक्टर रे, ये यहाँ पे रिफ्लेक्टर रे, दोनों आके मीट कर रहे हैं इस पॉइंट पे। और ये सी के बिहाइंड बन रही है, तो इसलिए हम लोगों ने क्या कहा, इमेज कहां फॉर्म हुई, बिहाइंड द सी। अब इसी तरीके से नेचर ऑफ इमेज की अगर बात करें तो नेचर ऑफ इमेज कैसा है, देख लीजिए, जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा उसी साइड ही इमेज बनी। मिरर की लेफ्ट साइड अगर ऑब्जेक्ट है तो लेफ्ट साइड ही हमारी इमेज बनी हुई है, तो इसलिए नाम क्या आ गया, रियल एंड इन्वर्टेड। इसी तरीके से साइज ऑफ इमेज की अगर बात करें तो इमेज का साइज क्या है, देखिए कंपैरेटिवली ऑब्जेक्ट से ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, इसलिए हम लोग वर्ड क्या यूज करेंगे, इन लार्ज। इन लार्ज का मीनिंग क्या हुआ, बड़ा होना। अब इसी तरीके से अब फिर से ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे आगे लेके चलते हैं। अभी तक हम लोग कंसेप्ट कर चुके हैं कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को बिटवीन द सी एंड एफ रखेंगे और आगे चलेंगे तो कौन दिखेगा, फोकस। इट मींस ऑब्जेक्ट को अब कहां पे रखना पड़ेगा, फोकस पे। जब मैं ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखने की बात करता हूं तो इमेज कैसी बनेगी, कहां बनेगी, इस चीज के बारे में हम लोग क्लियर करते हैं। तो देखिए, यहां पे अगर बात करूं तो ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया मैंने, फोकस पॉइंट पे। जब मैं ऑब्जेक्ट को फोकस पॉइंट पे रखता हूं तो यहां से रे चलती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करती है, वो फोकस से। ये रूल हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हुई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगी, फोकस से। ये अगर बात करें तो इस तरीके से पॉइंटेड है। ये थी जाते वक्त इंसिडेंट रे, ये कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे। अब सेकंड नंबर रूल क्या कहता था, अगली रे को बनाने के लिए अगला बंदा देखिए भाई, अगला कौन दिखा मुझे, पोल पॉइंट। और पोल के लिए हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था, रूल नंबर 4। और रूल नंबर 4 में आपको क्या पढ़ाया गया था, जिस एंगल से लाइट इंसिडेंट करेगी उसी एंगल से लाइट हमेशा क्या करती है, रिफ्लेक्ट। अगर यहाँ पे मान लीजिए ये 30 डिग्री एंगल से लाइट यहाँ पे इंसिडेंट करती है तो लाइट रिफ्लेक्ट भी कितने एंगल से करेगी, दैट इज 30 डिग्री से। और ये दोनों रेस अगर बात करें तो कहीं ना कहीं पीछे जाके मिल जाएंगी। अब मिलेंगी कहां पे जाके ये मुझे नहीं पता, बट इतना है कि दोनों मिल जाएंगी। क्यों ऐसा कहा, क्योंकि दोनों की ब्रेथ देख लीजिए, यहाँ पे गैप कम होते जा रहा है, तो एक टाइम पे आके दोनों मीट करने की कोशिश करेंगे। और मीट करने का मीनिंग क्या होगा, इमेज कहीं ना कहीं बनेगी। बट मेरी रेंज से वो बाहर जा रही है तो मैं क्या कहूंगा, दैट इज कहीं इन्फिनिटी पे जाके बनेगी।
बट इतना श्योर हूं कि इमेज बनेगी। तो इसलिए हम लोगों ने क्या कहा, इमेज फाउंड होगी, लेकिन कहां पे जाके, इंफिनिटी पे। इसी तरीके से नेचर ऑफ इमेज की अगर बात करें तो नेचर ऑफ इमेज कैसा है, देखिए ऑब्जेक्ट जिस साइड रखा हुआ है उसी साइड मेरी इमेज बन रही है। ये मिरर है, मिरर की ये लेफ्ट साइड है और ये कौन सी है, राइट साइड। इस मिरर की लेफ्ट साइड पे ही आपने ऑब्जेक्ट रखा और लेफ्ट साइड ही इमेज बन रही है। तो जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा उसी साइड इमेज बन रही है। तो इस पॉइंटेड के हिसाब से हम लोग क्या कहेंगे, रियल लाइन क्या बन रही है, इन्वर्टेड। अब कंपेरेटिवली जब ये और नीचे की तरफ मीट करेगी तो साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए हम लोगों ने क्या कहा, हाईली इनलार्ज। इनलार्ज का मीनिंग क्या होगा, ज्यादा बड़ा होना, हाईली इसलिए क्योंकि और बड़ा होने की कोशिश हो रही है। सो देखिए अभी तक अगर बात करूं तो हम लोगों ने इन 5 केसेस में ये कंसेप्ट क्लियर किया कि ऑब्जेक्ट को कहां रखने पे उनकी इमेजेस कैसे बनेगी। अब लास्ट पॉइंटेड के ऊपर बात करते हैं। तो लास्ट पॉइंटेड पे ये रह रहा है कि ऑब्जेक्ट को जब हम लोग प्लेस करते हैं बिटवीन द पोल एंड फोकस, जब आप कहीं ऑब्जेक्ट को बिटवीन द पोल एंड फोकस पे रखोगे, ऐसा क्यों कहा, क्योंकि धीरे धीरे आगे चलेंगे तो फोकस से थोड़ा आगे चलूंगा तो क्या दिख जाएगा, यहाँ पे कौन, मुझे यहाँ पे अगर बात करें किसके सेंटर में आ चुका हूं अभी, दैट इज फोकस और पोल के बीच में। इसलिए अब हम लोग कंसेप्ट क्या लेके चल रहे हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस किया जाएगा, बिटवीन द फोकस एंड पोल। जब मैं ऑब्जेक्ट को बिटवीन द फोकस एंड पोल रखता हूं तो उस वक्त इमेज कैसी बनेगी समझते हैं। सो देखिए रूल क्या कहता है, कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चलेगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगी, फोकस से, ये आगे। इसी तरीके से इसके आगे कौन सा पॉइंट दिखा, पोल दिखा, और पोल के लिए अगर बात करें रूल नंबर 4 आप लोग पढ़ चुके थे। रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ये रे गई और यहां से टकरा के यहां से इस तरीके से चलना स्टार्ट हुआ। लेकिन अब इस केस में अगर बात करें तो हम लोगों को इमेज नहीं दिख रही। अब अगर बात करें इमेज क्यों नहीं दिखेगी, इसके बिहाइंड रीजन क्या है, क्योंकि ये दोनों रेस अगर बात करें एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं। और पैरेलल चलने का मीनिंग क्या होगा, ये पीछे कहीं पे भी ले जाइए ये कहीं पे भी मीट नहीं होंगे। बट इस केस में अगर बात करें तो ये रे पैरेलल नहीं चल रही थी, इसलिए हम लोगों ने कहा यहाँ पे कहीं पीछे जाके इमेज बनेगी। बट इस केस में अगर बात करें तो ये रेस कहीं ना कहीं अगर बात कहीं भी जाके नहीं मीट करेंगे। इसके बिहाइंड रीजन क्या है, क्योंकि दोनों की दोनों रेस एक दूसरे के क्या चल रही है, पैरेलल चल रही है। जब पैरेलल चलेंगी तो फिर भी अगर बात करें तो जो हमारी वर्चुअल इमेज होती है वो भी हम लोगों को दिखती है। आप प्लेन मिरर में जो इमेज देखते हो, जो घर पे हम लोग मिरर यूज करते हैं आजकल, देखिए आप लोग शेविंग के लिए जो मोस्टली यूज करते हैं घर पे, हम लोग नॉर्मल मिरर यूज करते हैं, वो प्लेन मिरर होता है। उस प्लेन मिरर में अगर बात करें फर्दर आपको इमेज दिखती है, वो इमेज एक्जैक्टली कौन सी होती है, वर्चुअल। अब क्वेश्चन अराइज होगा, सर अगर इमेज दिखती है तो वर्चुअल होती है, लेकिन यहाँ पे तो हम लोग उस चीज को बना नहीं पा रहे, तो फिर किस तरीके से देख लेते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने कंसेप्ट क्या बनाया, हमारे माइंड में पहले से ही एक सेटअप होता है। हमारा माइंड क्या करता है, मान लीजिए अगर कहीं पे थोड़ी बहुत लाइट हम लोगों को आ रही है तो हमारा ब्रेन उस चीज को रिट्रेस करना स्टार्ट कर देता है, अंदाजा लगाता है कि एग्जैक्टली वहां से आ रही होगी। तो जैसे मान लीजिए कॉमन से एग्जाम्पल, आप लोग मान लीजिए कहीं पे एक साउंड आपके घर पे, आप घर पे बैठे हो और कहीं पे आपको साउंड सुनाई दे रहा है, तो एक आप एक्सक्लेमेशन लगाते हो कि यार यहां से आ रही है, क्योंकि ब्रेन पहले से ही हमारा वैसा सेटअप हो चुका है कि वो हमेशा एक्सक्लेमेशन पॉइंट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देता है। इसी तरीके से इस पॉइंट पे भी ऐसा ही हम लोग करेंगे कि हमारी आईज जब यहाँ से देख रही थी, हम लोगों को यहाँ पे तो इमेज नहीं दिखी, तो हम लोगों ने इसी रे को बैक ट्रेस करना स्टार्ट कर दिया। जो दोनों रिफ्लेक्टर रे थी उन्हीं को बैक ट्रेस करना स्टार्ट किया। जब उन्हीं रेस को बैक ट्रेस करना स्टार्ट किया तो जहां पे भी ये दोनों रेस मीट करेंगी वहीं पे हम लोग एग्जैक्ट क्या कहेंगे, इमेज बनना स्टार्ट होगी। सो देखिए इस रे की अगर बात करें, ये रे जा रही थी इंसिडेंट रे, ये टकरा के आई तो रिफ्लेक्टर रे, इसी रे को मैंने बैक ट्रेस करना स्टार्ट किया तो ये ऐसे करके चलना स्टार्ट किया। इसी तरीके से ये रे अगर बात करें तो पोल पे गई और पोल से टकराने के बाद सेम एंगल से यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके आए, तो इसी रे को फिर मैंने बैक ट्रेस करना स्टार्ट किया तो कहीं ना कहीं दोनों जाके मीट करी, तो ये दोनों रिफ्लेक्टर रे जहाँ पे मीट करेंगे वहां पे इमेज बनेगी। अब ये इमेज मेरी बन चुकी है। अब इसी तरीके से हम लोग कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, इमेज कहाँ बनी। देखिए ये मिरर था, इस मिरर के बिहाइंड पीछे जाके बनी, इसलिए हम लोगों ने क्या कहा, इमेज फाउंड बिहाइंड द मिरर। अब इसी तरीके से नेचर ऑफ इमेज की बात करते हैं, तो नेचर ऑफ इमेज का कंसेप्ट क्या है, नेचर मीनिंग क्या रहा कि रियल है कि वर्चुअल है। रियल का कंसेप्ट क्या था, जिस साइड ऑब्जेक्ट उसी साइड इमेज बनेगी तो रियल। अगर एक साइड ऑब्जेक्ट रख रहे हैं दूसरी साइड इमेज बन रही है तो उसके लिए कंसेप्ट क्या है, वर्चुअल। अब देखिए आपने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, मिरर की लेफ्ट साइड पे, अब इमेज कहां बनी, इस मिरर को क्रॉस करके आगे की तरफ, दैट इज राइट साइड। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो क्लियर हुआ कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो राइट साइड है और इमेज कहां पर, सॉरी ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड है और इमेज कहां, राइट साइड। तो इसलिए हम लोग कंसेप्ट का नाम क्या रखेंगे, दैट इज वर्चुअल।
अब इसके साथ ओरिएंटेशन देखनी है, वो दिखने में कैसा दिखता है, उल्टा कि सीधा। अब देखिए अगर बात करें ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐसे करके सीधा पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे अगर बात करें इमेज भी ऐसे करके सीधी बनी है, यहाँ पे भी प्रिंसिपल एक्सिस के अबव थी, यहाँ पे भी प्रिंसिपल एक्सिस के क्या थी, अबव थी। तो इसलिए हम लोगों ने वर्ड क्या यूज किया, इरेक्ट। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि वर्चुअल के साथ हमेशा वर्ड क्या आता है, इरेक्ट। इसी के साथ साइज की अगर बात करें तो कंपैरेटिवली ऑब्जेक्ट से साइज क्या है यहाँ पे बड़ा है, तो इसलिए हम लोग इसके लिए क्या यूज करते हैं, लार्ज। सो देखिए इस कंसेप्ट के बेस पे अगर बात करूं तो आप लोगों ने क्लियर किया जिन 6 इमेजेस के जो कंसेप्ट थे कि किस तरीके से हम लोग इनकी रे डायग्राम बनाए। देखिए आपको रे डायग्राम बनाने के लिए दिक्कत नहीं है, बस आपको इनकी ट्रिक्स याद होंगी तो आप आसानी से इसे अगर बात करें हंसते हंसते इस चीज को सॉर्ट आउट कर सकते हो। मोस्टली बच्चों को इस रे डायग्राम्स को बनाने में दिक्कत होती है, बस आपको वो पबजी की गेम याद रखनी है, आगे जो दिखा तो उसे मैं पहले ही मारूंगा, तो इसी कंसेप्ट के ऊपर जो आगे दिखा उसका रूल पॉइंट लगाते जाइए, आपको सेकंड रे मिलती जाएगी और यहाँ पे भी दोनों रिफ्लेक्टर रे आपस में मीट करेंगे, वहीं पे आप इमेज बना के उस चीज को लिखते चलिए। तो ये कंसेप्ट हमारे सामने एक बड़ा था, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं। अब मैं आपको इसकी फर्दर एक ट्रिक के बेस पे इस चीज को क्लियर कर देता हूं, फिर आफ्टर दैट हम लोग इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल को टैकल कर लेते हैं। इनका साइज कैसे दिखेगा, इन चीजों के बारे में अब मैं आपको फर्दर इस चीज को क्लियर करता हूं। एक अगर बात करें ट्रिक बेस पे, ये आप लोगों ने होपफुली लिख लिया होगा, सो अभी हम लोग क्लियर करते हैं। सो हम लोगों ने अभी तक प्रीवियस पॉइंट पे क्या पढ़ चुके थे, दैट इज इमेज फाउंड बाय द कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर के कारण किस पोजीशन पे आप लोग ऑब्जेक्ट को रखे और इमेजेस कैसी बनेगी, इन चीजों के बारे में अभी आप लोगों ने प्रीवियस कंसेप्ट में समझा। सो अब हम लोग क्या करते हैं, उस कंसेप्ट की एक समरी बना के जिसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और साथ में अगर बात करें इसी के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व आउट करेंगे। मैंने यहाँ पे इस चीज के कंसेप्ट का पूरा ओवरव्यू दिया हुआ ताकि आप लोगों को उस कंसेप्ट को याद रख पाओ, और इसके फर्दर एक मैं ट्रिक आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आपको ये याद रहे कि अगर आपको ट्रिक बेस पे कहीं आप इन न्यूमेरिकल्स को निकालना है तो वहां पे बार बार हम लोग ये नहीं देखेंगे, हम लोग डायग्राम पहले बनाएंगे फिर उस चीज को वापस समझेंगे, हम लोग इसे ट्रिक बेस पे याद रखेंगे ताकि हमारी ये फिंगर पे ही याद हो जाए कि अगर ऑब्जेक्ट को वहां रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, इस चीज के बारे में। सो देखिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे इस कंसेप्ट का ओवरव्यू दिया हुआ है। जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पोजीशन पे था, इमेज कहाँ बनी थी, फोकस पे, और नेचर कैसा था, रियल एंड इन्वर्टेड था, और साइज कैसा बना था, स्मॉल। इसलिए मैंने आपको कहा था कि पहले 3 पॉइंट को याद कर लीजिए, अगर आपके पहले 3 पॉइंट आपको याद हो गए तो समझिए अगले वाले याद हो जाएंगे। सो देखिए सेकंड नंबर पॉइंट पे अगर बात करें, जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट बिहाइंड सी रखा, दैट इज अपने सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिहाइंड रखा, तो उस पर इमेज कहां बन रही थी, बिटवीन सी एंड एफ। नेचर कैसा था, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज कैसा था, स्मॉल। ये हम लोगों को क्लियर हुआ। जैसे सी पे रखा तो सी पे रखने पे अगर बात करें तो कैसा था, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज कैसा रहा, सेम। इसी के बाद देखिए ये वाला कंसेप्ट फोर्थ वाला फर्स्ट के जैसे बराबर है। अब कैसे मैं कह रहा हूं, इस चीज को ध्यान से सुनिए। इस चीज का आप फोर्थ वाला कंसेप्ट किसके बराबर है, सेकंड के बराबर है। कैसे, इस चीज के बारे में आप लोग क्लियर करिए। जब आपका ऑब्जेक्ट बिहाइंड सी था तो यहाँ पे देखिए आपका ऑब्जेक्ट बिहाइंड सी था, तो इमेज कहां बन रही थी, बिटवीन सी एंड एफ के बीच में। तो जो आपकी इमेज की पोजीशन है, यहाँ पे आके किसकी पोजीशन बन चुकी है, ऑब्जेक्ट की, और वहां पे जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी वो किसकी बन चुकी है, इमेज की। अगर आप देखोगे तो ये क्रॉस हो चुके हैं एक दूसरे के, जो यहाँ पे था वो उसकी जगह आ चुका है, जो यहाँ पे था वो उसकी जगह पे चला गया। इनमें एक दूसरे के ऑपोजिट पोजीशन पे इंटरचेंज हो चुके हैं। तो इसलिए आप लोग जब भी सेकंड वाले को फोर्थ वाले को करोगे तो उसे सेकंड के साथ रिलेट करने की कोशिश करिए। इसी तरीके से हमारे एट फोकस की अगर बात करता हूं तो ये वाला कंसेप्ट फर्स्ट वाले के बराबर है। देखिए इंफिनिटी टू फोकस, ये फोकस टू इंफिनिटी। इसको रिवर्स अगर बात करें तो यहाँ पे पॉइंटर चल रहा है, इसलिए फर्स्ट और फिफ्थ एक जैसे है, सेकंड और फोर्थ की अगर बात करूं तो ये दोनों एक जैसे हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट आया बिटवीन द पी एंड एफ, अगर बात करूं फोकस एंड पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखता हूं तो इमेज कहां बनती है, बिहाइंड द मिरर, और कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट के बेस पे, और साइज कैसा रहेगा, उसका लार्ज रहेगा। सो अभी तक अगर बात करें तो ये कंसेप्ट का ओवरव्यू था। और इसी तरीके से अगर बात करें, एक ट्रिक भी आपको सिखाई गई थी। वो ट्रिक क्या थी, रियल इमेज पहचानने का तरीका क्या था, जिस साइड ऑब्जेक्ट होगा उसी साइड इमेज बनेगी, तो उसके लिए रियल, और जिस साइड ऑब्जेक्ट रखेंगे उसके ऑपोजिट पे अगर इमेज बनेगी तो हम लोग क्या कहेंगे, वर्चुअल। अब इसी के बेस पे एक न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं। ये न्यूमेरिकल में अगर बात करें तो एक कनकेव मिरर दिया गया आपको। इस कनकेव मिरर में अगर बात करें तो ये एक सेलफोन, जो पुराने टाइम के जो सेलफोन होते थे वो एंटीना सेलफोन होते थे।
इस इंटीरियर सेल फोन को यहाँ पे रखा गया और बोला गया कि आप इस इंटीरियर सेल फोन की इमेज बना के बताइए, ये इस मिरर के अंदर कैसा दिखेगा, इस चीज के बारे में आप लोगों को क्लियर करना है। सो देखते हैं किस तरीके से इस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व आउट कर सकते हैं। सो स्टेप बाय स्टेप इस चीज को क्लियर करते हैं। सो देखिए पहले नंबर अगर बात करूं तो हमारे सामने मैं इस रे से स्टार्ट करता हूं। हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा कि जब कोई ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, जब आपका कोई ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो उसकी इमेज कहां बनेगी। थर्ड नंबर पॉइंट पे चलते हैं। जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा उसकी इमेज कहां बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इट मींस इस रे की जो डायग्राम बनने वाली जो इमेज बनेगी इस मिरर के अकॉर्डिंग वो इसी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। लेकिन अब क्वेश्चन ये है, ठीक है मान लेते हो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, भाई उल्टी बनेगी, सीधी बनेगी, कैसे बनेगी इस चीज के बारे में क्लियर नहीं है भाई। अगले पॉइंट पे चलता हूं तो लिखा गया रियल। रियल का मीनिंग क्या होगा, जिस साइड ऑब्जेक्ट था उसी साइड इमेज बनेगी। ये कंफर्म हो चुका है कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिरर के लेफ्ट साइड पे है तो यहाँ इमेज भी कहां बनेगी, लेफ्ट साइड पे। और साथ में क्या लिखा गया, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मीनिंग क्या हुआ, उल्टा बनेगा। दो पॉइंट क्लियर हुए, मिरर के इसी साइड इमेज बनेगी और साथ में अगर बात करूं तो कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी। तो देखिए हम लोगों ने मिरर के उसी पॉइंट पे इमेज बनाई और उल्टी बनाई। साइज कितना रखें, बड़ा रखें, छोटा रखें, तो यहाँ से कंफर्म हो रहा है साइज के रखो सेम। इट मीन जितना साइज ये इतना साइज मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको। ओके, अब इसी के बाद अगर बात करें तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इस वाले पॉइंट की। अब अगर बात करें तो ये वाली लाइन आप लोगों को दिख रहा है, ये सेलफोन का दूसरा एंड पॉइंट जो दिख रहा है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है। इट मींस अगर बात करें तो यहाँ पे कौन सा रूल या कौन सी इमेज फॉर्मेशन देखेंगे हम लोग, दैट इज जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा था, बिहाइंड सी। जब आपका ऑब्जेक्ट बिहाइंड सी पड़ा था तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी और कैसी बनेगी इस चीज के बारे में क्लियर करते हैं। तो हम लोगों को पता है कि जब कहीं ऑब्जेक्ट बिहाइंड सी पड़ा हो तो इसकी इमेज क्या कहते हैं, कहाँ बनती है, सी एंड एफ के बीच में। इट मीन यहाँ सी और एफ के बीच में बनेगी। अब कंसेप्ट है यहां बनेगी कि भाई आगे बनेगी, ये क्लियर नहीं। तो पता चला कि रियल एंड इन्वर्टेड बननी है। रियल का मीनिंग क्या हुआ, जिस साइड ऑब्जेक्ट है मिरर के उसी साइड इमेज बनेगी। इट मीन मिरर के आगे इमेज नहीं बनेगी, इसी साइड इमेज बनेगी, इसलिए कंसेप्ट क्या है, रियल बनेगी। अब बात इसी की ठीक है, इसी साइड बनेगी भाई, ऊपर बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी। हम लोगों ने फर्दर क्लियर किया, इन्वर्टेड लिखा हुआ था और इन्वर्टेड का मीनिंग क्या हुआ कि आपको उल्टी बनेगी। तो इट मींस अगर बात करें तो मैं ठीक है उल्टी बना लेता हूं, लेकिन अब फर्दर कंसेप्ट आया कि साइड बराबर रखें कि बड़ा रखें या कि छोटा रखें। कंसेप्ट क्लियर हुआ कि क्या रखना है, आपको बड़ा रखना है। तो देखिए इस ऑब्जेक्ट इसकी कंपैरेटिवली मैं थोड़ी सी बड़ी साइज की इस चीज को ले लेता हूँ। ये यहाँ पे अगर बात करें तो बिटवीन द सी एंड एफ अगर बात करें तो मैंने इस इमेज को बनाना स्टार्ट कर दिया और साइज पहले से क्या ले लिया, उसका थोड़ा सा बड़ा ले लिया। क्लियर हुआ ये पॉइंट। अब इसका जो अपर पॉइंट है ये आपको कैसा दिखेगा, ऐसे करके थोड़ा सा टेढ़ा दिखेगा सेल्फोन में। अब बात इससे क्या है, इसका एंटीनर अब ऊपर आएगा कि नीचे आएगा, ये कंफर्म करते हैं। देखिए जब आप लोगों ने सेंटर ऑफ कर्वेचर कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखा था तो इसने क्या कहा, रियल एंड इन्वर्टेड भाई। तो रियल एंड इन्वर्टेड का मीनिंग क्या हुआ, जैसा ऑब्जेक्ट यहां रखा था उसको उल्टा बनेगा। अब देखिए जब आप लोगों ने ऑब्जेक्ट ऐसे रखा था तो इसका एंटीना आपको ऐसा दिख रहा था, उल्टा बनेगा तो उल्टा बनने का मीनिंग क्या हुआ, ये ऐसे बनेगा तो इसका एंटीना कहाँ आ जाएगा, बाहर की तरफ आ जाएगा। तो इसके कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एंटीना बाहर की तरफ। अब फिर से कंसेप्ट आता है कि भाई सीधा बनेगा कि थोड़ा टेढ़ा बनेगा। अब मिरर कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो आप लोगों को ये एंटीना कैसा दिखेगा, थोड़ा सा टेढ़ा दिखेगा। इस रे के अकॉर्डिंग ये रे कैसे आ रही है, इसी रे के अकॉर्डिंग आपको ये दिखना स्टार्ट होगा, ऐसे करके। पॉइंट क्लियर होगा। अब स्क्रीन कैसे दिखेगी, स्क्रीन आप लोग इसी पॉइंट के हिसाब से बनाना स्टार्ट कर दीजिए। ये देखिए जैसा यहाँ पे डायग्राम बनी है तो वैसे ही आप लोग यहाँ से ये पैरेलल चल रहा है, ये पैरेलल चलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो पॉइंटर क्या अंदर की तरफ ज्यादा खींचा होगा, ऐसे करके। तो स्क्रीन आपको ऐसी दिखेगी और यहाँ पे सेलफोन की इमेज बन के ऐसे आप लोगों के सामने आएगी। तो इट मीन जब आप कनकेव मिरर के सामने कहीं सेलफोन को सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिहाइंड या सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर और बिहाइंड सी रखने की कोशिश करोगे, आपके सेलफोन की इमेज कनकेव मिरर के अंदर कुछ ऐसी दिखेगी। ये क्लियर हुआ। इसी तरीके से ये एक और क्वेश्चन है, हम लोग इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे देख लेते हैं। अब देखिए फर्दर कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, ताकि आपको क्लियर हो जाए। पहली रे कहां पे पड़ी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सेंटर ऑफ कर्वेचर का रूल कहता है कि वापस इमेज कहां बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, पता चल गया कि यहां बनेगी भाई। फिर से क्वेश्चन ये हुआ कि ऊपर बनेगी नीचे बनेगी भाई।
तो ऊपर बनना या नीचे बनना अगले नेचर से कंफर्म होता है। तो वो कैसे बता रहा है कि रियल एंड इन्वर्टेड। इट मींस अगर बात करूं तो मिरर के इसी साइड इमेज बनेगी, लेकिन बनेगी कैसे, दैट इज उल्टी, दैट इज नीचे की तरफ बनेगी, क्योंकि इन्वर्टेड लिखा हुआ है। अब साइज की बात करते हैं तो ये लिख रहा है कि साइज क्या रखिए, सेम। तो इट मींस जितना इसका साइज है इतना ही साइज इसका रख देते हैं। ये मैंने यहाँ पे साइज रख दिया, जितना ये साइज था इतना ही साइज यहाँ पे मेंशन कर दिया। ये आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट इसके बाद आती है सेकंड नंबर रो। सेकंड नंबर की अगर बात करें तो कहां पे पड़ा होगा, फोकस पे। अब कहते हैं कि जब कहीं ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे। लेकिन इन्फिनिटी पे तो बनेगी, लेकिन इन्फिनिटी तो हमारी रेंज से बाहर होती है, तो उससे तो हम लोग ड्रॉ नहीं करते। इसलिए हम लोग कहेंगे बनेगी कहीं यहां कहीं बनेगी, बट हम लोगों को नहीं पता। ठीक है, तो अब सर्कुल की जो अपर पॉइंट है उसकी इमेज कैसी दिखेगी। देखिए इस इन्फिनिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये क्लियर हुआ कि इमेज वहां पे बड़ी बनेगी। शायद यहाँ पे बन सकती है, शायद यहाँ पे बन सकती है, लेकिन ये है कि इमेज यहाँ पे क्या बनेगी, बड़ी बनेगी। जब इमेज बड़ी बन रही है तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, इमेज इतनी बड़ी बनेगी तो आपकी ये रे अगर बात करें तो नीचे की तरफ बेंड कर जाएगी, जिसके कारण इस सर्कुल की इमेज आपको कुछ ऐसी दिखेगी। इसके आगे वाला पोर्शन जो इंटीरियर वाला पोर्शन है वो आपको नहीं दिखेगा। इसके बिहाइंड रीजन क्या है, क्योंकि वो इस मिरर की रेंज से बाहर हो चुका है, जिसके कारण इसकी इमेज आपको मिरर के अंदर नहीं दिखेगी। सिर्फ सेलफोन का एक ही पोर्शन आपको दिखेगा, वो कौन सा है, इसका बिहाइंड जो पिछला वाला हिस्सा है सेलफोन का, बस वही आपको दिखेगा। इसके अगला जो इंटीरियर वाला हिस्सा वो आप लोगों को नहीं दिखेगा। इसी के बेस पे अगर बात करें तो हमारा ये कंसेप्ट अगर बात करें तो ये न्यूमेरिकल को सॉल्व आउट कर रहा है। सो देखिए अब हमारे पास ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुके हैं। सो अब इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद सेकंड आएगा हमारा रूल पॉइंटेड। ओके, सो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज इमेज फाउंड बाय द कन्वेक्स मिरर। सो अभी प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने किस चीज के बारे में डिस्कशन किया था, इमेज फाउंड बाय द कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के साथ किस तरीके से अलग अलग पोजीशन पे अगर मैं ऑब्जेक्ट को रखता हूं तो इमेज कैसी बनेगी, इस चीज के बारे में डिस्कशन किया। तो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही इस चीज के बारे में बताया था कि हमारे पास टोटल दो टाइप के मिरर होते हैं। एक मिरर का नाम रखा गया था, दो टाइप के स्फेरिकल मिरर होते हैं। एक मिरर का नाम रखा गया था कनकेव मिरर और एक का नाम रखा गया था कन्वेक्स मिरर। अब कनकेव मिरर की अगर बात करते हैं तो उस पर अलग अलग पोजीशन पे अगर मैं ऑब्जेक्ट को वहां पे रखता हूं तो उसके कारण कैसी इमेज बनेगी अलग अलग पोजीशन पे, उस चीज को हम लोगों ने रे डायग्राम के अकॉर्डिंग समझ लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज इमेज फाउंड बाय द कन्वेक्स मिरर। अब हम लोगों को जानना है कि कन्वेक्स मिरर की अगर बात करते हैं तो उस कन्वेक्स मिरर के अलग अलग पोजीशन पे अगर मैं ऑब्जेक्ट को रखता हूं तो वहां पे कैसी इमेजेस बनेगी। बेसिकली इसमें अगर बात करें तो सिर्फ दो ही इमेजेस बनती हैं, क्योंकि अगर बात करें तो यहाँ पे इमेज को आप लोग वेरी नहीं कर सकते इतना ज्यादा। इसके बिहाइंड रीजन मैं आपको क्लियर करता हूँ। क्योंकि प्रीवियस कंसेप्ट में क्या था कि आप लोगों का सेंटर ऑफ कर्वेचर जिस साइड था उसी साइड आप ऑब्जेक्ट को रखने की बात कर रहे थे, लेकिन अभी हम लोग बात करने लगे हैं कन्वेक्स मिरर की। तो कन्वेक्स मिरर में कंसेप्ट क्या आता है, कन्वेक्स मिरर अगर बात करें तो कंसेप्ट किस तरीके से समझाया था मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कल आपको बताया जा रहा था ये एक स्फेरिकल मिरर है, इसे काट दीजिए, काटने के बाद ये एक हिस्सा बना, अब अंदर वाली साइड पे पॉलिश करेंगे तो ये बाहर वाला सरफेस कैसे दिखेगा, दैट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अकॉर्डिंग इमेज कैसी बनेगी इस चीज को देखना था। लेकिन इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ आएगा, क्योंकि सर्कल तो इस साइड कंप्लीट हो रहा है, जहां की तरफ सर्कल कंप्लीट होता है या स्फीयर कंप्लीट होता है सेंटर तो उसी तरफ होता है। तो इस हिसाब से सेंटर तो यहाँ पे आना चाहिए। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे कहीं फोकस लाई कर रहा होगा, तो ये सरफेस कौन सा आ चुका है, पॉलिश हो चुका है। इसलिए हम लोगों ने इस मिरर को ऐसे रखा हुआ है, तो ये मेरा पॉलिश सरफेस, यहाँ पे कहीं फोकस और यहाँ पे कहीं सेंटर। अब लेकिन इमेज कहाँ से बनना स्टार्ट होगी, ऑब्जेक्ट तो यहाँ से रखेंगे, क्योंकि ये वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये वाला कौन सा है, पॉलिशिंग सरफेस। इसलिए हम लोग ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखेंगे और इसके अकॉर्डिंग इमेज कहाँ बनेगी इस चीज को नोटेट करेंगे। अब देखिए इसमें दो केसेस किस तरीके से बनाए। एक तो वही केसेस है कि अगर बात करें कहीं आपका ऑब्जेक्ट अगर बात करें तो इन्फिनिटी पे होगा तो उस वक्त कैसी इमेज बनेगी। तो सेकेंड नंबर, एक बार मैं अगर बात करूं तो ऑब्जेक्ट को रेंज से बाहर रखूंगा, दूसरी बार रेंज से बाहर लेके रेंज पे लेके आऊंगा और इसी पॉइंट के हिसाब से हमारी इमेजेस कैसी बनेगी उस चीज के बारे में हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। सो देखिए हम लोग पहले नंबर केस में अगर बात करें तो जब आपका ऑब्जेक्ट प्लेस कर रहे हैं कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। ये मेरा कन्वेक्स मिरर है, इस कन्वेक्स मिरर में अगर बात करें तो ये पॉलिश सरफेस आ गया, यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई करेगा क्योंकि सर्कल स्फीयर इस तरफ कंप्लीट होगा और यहाँ पे बीच में आ गया फोकस। अब जब मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया जब आपकी रेस कहीं इंफिनिटी से आ रही है तो कंडीशन क्या रहती है कि सारी की सारी रेस एक दूसरे के पैरेलल आती है इंफिनिटी से।
तो यहाँ पे पहली रे अगर बात करें तो ये भी इंसिडेंट अगर बात करें तो पैरेलल आ रही है, और यहाँ पे ये रे भी अगर बात करें तो ये आ रही है वो पैरेलल आ रही है। अब इस पॉइंट के हिसाब से अगर बात करें तो आप लोगों ने सेकेंड नंबर पॉइंट पढ़ा कि हमारा जो कन्वेक्स मिरर होता है, वो कन्वेक्स मिरर को हम लोगों ने नाम दिया था प्रीवियस टॉपिक में, प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया गया था। कन्वेक्स मिरर को एक और नाम दिया जाता है, दैट इज डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग क्यों कहा था कि जब इसके ऊपर रे गिरती है तो ये रे काम क्या करता है, उस चीज को डाइवर्ज करके अलग अलग जगह पे भेज देता है। जैसे अगर बात करूं तो इसके ऊपर रे गिरने के बाद इसने डाइवर्ज करके इसे रिफ्लेक्ट करके ऐसे भेजना स्टार्ट कर दिया। लेकिन हम लोगों ने कंसेप्ट क्या बनाया था कि इमेज कहां बनेगी, इमेज वहां पे बनेगी जहां पे दो रिफ्लेक्टर रे आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो ये जाते वक्त इंसिडेंट रे थी, लेकिन ये टकरा के जब वापस आ गई तो ये दोनों क्या बन गई, रिफ्लेक्टर रे। लेकिन अभी तक मुझे इमेज नहीं दिखी। क्यों नहीं दिखी? क्योंकि मैंने अभी तक ऐसी दो रेस नहीं देखी जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। ऐसी दो रिफ्लेक्टर रे नहीं देखी जो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी और मुझे इमेज दिखाएगी। तो इसलिए हम लोगों ने काम क्या किया, जैसे अभी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में प्रीवियस टॉपिक में बताया था कि हमारा माइंड पहले से ही सेटअप है, वो हमेशा काम क्या करता है, उन रे को बैक ट्रेस करना स्टार्ट कर देता है ताकि उसकी इमेज हम लोग देख पाए। तो इसी तरीके से ये रिफ्लेक्टर रे अगर मैं कहता हूं इसी चीज को रिट्रेस करना स्टार्ट करें तो रूल पॉइंट के हिसाब से इसे पास आउट करते हैं। रूल क्या कहता है, अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास करेगी, फोकस से। ये रिफ्लेक्टर रे भी कहां से पास करने की कोशिश करेगी, मैंने कहा अगर ये मिरर से टकरा के रिफ्लेक्ट करके वापस ना जाती तो कहां से पास करती, फोकस से पास करती। सो इसलिए मैं इसी रिफ्लेक्टर रे की अगर बात करता हूं तो इसे बैक ट्रेस करना स्टार्ट कर देता हूं। ये रिफ्लेक्टर रे ऐसे आती है। सेम ऐसे अगर बात करते हैं दूसरी रे को भी मैं ऐसे ही बनाता हूं, तो यहाँ पे भी पॉइंटेड क्या रहेगा, अगर मैं कहता हूं ये टकरा के वापस ना आती तो क्या होता, ये सीधा पास कहां से करती, फोकस से। तो इस पॉइंटेड के हिसाब से दो रिफ्लेक्टर रे कहां पे आके मीट कर रही हैं, इस फोकस पॉइंट पे। तो इसके कारण हम लोग क्या कहेंगे, इमेज कहां बन रही, क्योंकि ये भी रिफ्लेक्टेड रे आ गई और ये भी रिफ्लेक्टेड रे आ गई। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे आके कहां पे मीट कर रही हैं, फोकस पे। तो जहां पे भी दो रिफ्लेक्टेड रे आप मीट करेंगी तो वहीं पे हमारी क्या बनेगी, इमेज। इसलिए हम लोग ने क्या लिखा, इमेज फॉर्म कहां बनी, इमेज दैट इज फोकस पॉइंट पे, लेकिन मिरर के बिहाइंड, पीछे बनी। तो देखिए एट फोकस बिहाइंड द मिरर। अब इसके बाद नेचर की बात करते हैं। अब आप खुद बताइए मुझे इसका नेचर कैसा होगा, क्योंकि नेचर के लिए कंसेप्ट क्या था, जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा था अगर उसी साइड इमेज बनती है तो उसके लिए कंसेप्ट क्या था, रियल इमेज। अगर जिस साइड ऑब्जेक्ट रख रही है उसके ऑपोजिट साइड पे कहीं इमेज बन रही है तो उसके लिए वर्ड क्या आता था, दैट इज वर्चुअल। इसी तरीके से देख लीजिए ये मिरर है, मिरर की लेफ्ट साइड पे आप लोगों ने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मिरर की राइट साइड जाके इमेज बन रही है तो कंसेप्ट क्या है, दैट इज वर्चुअल। इसलिए वर्चुअल लिख दिया। और हमेशा वर्चुअल के साथ क्या आता है, इरेक्ट, क्योंकि जब भी वर्चुअल इमेज बनती है तभी हमेशा कंडीशन क्या रहती है, इरेक्ट, सीधी इमेज बनने की कोशिश होती है। इसी तरीके से साइज की अगर बात करता हूं तो साइज बिल्कुल छोटा है, इसलिए लिख दिया वेरी स्मॉल। तो ये था फर्स्ट केस। अब इसी तरीके से सेकंड नंबर केस की बात करते हैं। तो अब मैं धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को पास लेके आता हूं। इसका मीनिंग क्या हुआ, उस ऑब्जेक्ट को पहले मैंने रेंज से बाहर रखा था, अब ऑब्जेक्ट को कहां लेके आ रहा हूं, रेंज के अंदर। जब मैं रेंज के अंदर लेके आऊंगा तो उस वक्त देखते हैं इसकी इमेज कैसी बनेगी और कहां पे बनेगी, इस चीज के बारे में क्लियर करते हैं। सो देखिए यहाँ पे अगर बात करता हूं मैं रेंज के अंदर लेके आता हूं, ये मैंने ऑब्जेक्ट रखा। अब रूल पॉइंट के हिसाब से अगर बात करें तो कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चलती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर बात करें तो वो पास करती है फोकस से। लेकिन अगर बात करें तो ये मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर, ये क्या करेगा, इस रे को रिफ्लेक्ट करके वापस भेजने की कोशिश करेगा, इसलिए रिफ्लेक्ट होके ऐसे चलेगी। ये जाते वक्त इंसिडेंट रे और आते वक्त क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे। अब इस पॉइंट के हिसाब से अगर बात करें तो हमारी ये वाली रे अगर टकरा के वापस ना जाती तो कहां से पास करती, तो हमारा कंसेप्ट था कि ऑब्वियसली हम लोगों को पता है कि फोकस से पास करती। सेम है। अब इसके बाद मेरे सामने कौन दिखा, पोल पॉइंट दिखा, क्योंकि मैंने आपको कहा था जो सामने दिखेगा उसके ऊपर ज्यादा अटैक करिए। सामने कौन दिखा, मुझे पोल दिखा। और इस पोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने रूल क्या पढ़ा था, जब कोई रे आके पोल के ऊपर टकराती है तो वो जितने एंगल से इंसिडेंट करती है इतने ही एंगल से क्या करती है, रिफ्लेक्ट होने की कोशिश करती है। सेम ऐसा अगर बात करें तो यहाँ पे भी मैं ऐसा ही काम करूंगा कि अगर बात करें तो ये जाते वक्त इंसिडेंट रे थी तो आते वक्त क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे। मैंने कहा अगर टकरा के वापस ना आती तो पॉइंटेड क्या होता, ये यहां से पास करती सीधे आगे चले जाती, सेम एंगल से रिफ्लेक्ट करके आगे चले जाती।
देखिए ये वाली भी रिफ्लेक्टेड रे आ रही है, ये वाली भी रिफ्लेक्टेड है, ये दोनों डॉटेड लाइन रिफ्लेक्टेड रे को इंडिकेट कर रहे हैं। जहां पे भी दोनों मीट करेंगी वहीं पे मेरी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। सो अब देखिए ये इमेज के कंसेप्ट की अगर बात करते हैं तो नाम क्या आएगा। देखिए जब आप लोगों ने ऑब्जेक्ट को कहां रखा, दैट इज बिटवीन द पोल एंड इन्फिनिटी, इन्फिनिटी यहाँ पे रेंज से बाहर और ये पोल पॉइंट इन दोनों के बीच में रखा, तो उस वक्त इमेज कैसी बनी। इमेज नेचर अगर बात करूं तो कहां कहां बना, बिटवीन द पोल एंड फोकस, इसलिए लिखा बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनी, लेकिन किसके बीच में, बिटवीन द पोल एंड फोकस के बीच में। इसी के बाद नेचर की अगर बात करता हूं तो ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट साइड आ रहा है, तो इमेज कहां बन रही है आपकी, राइट साइड पे, तो इसलिए नाम क्या आएगा, वर्चुअल, ये वर्चुअल आया। अब इरेक्ट के लिए अगर बात करें, इरेक्ट होगी कि इन्वर्टेड होगी, इस चीज के बारे में समझते हैं। इस प्रिंसिपल एक्सिस के अबव बन रही है दोनों, जब प्रिंसिपल एक्सिस के अबव बनेगी तो उसके लिए हमेशा वर्ड क्या यूज करेंगे, इरेक्ट यूज करेंगे, तो ये इरेक्ट होगी। इसी तरीके से साइज की बात करते हैं तो एज कंपेरेटिवली ऑब्जेक्ट से ये अगर बात करें साइज इसका छोटा है, इसलिए हम लोग इसके लिए वर्ड क्या यूज करेंगे, स्मॉल। सो अभी तक अगर बात करूं तो आप लोगों को मैंने इमेज फॉर्मेशन ऑफ कनकेव एंड इमेज फॉर्मेशन ऑफ कन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ा है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है इन चीजों के रिलेटेड, दैट इज रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ, दैट इज रेडियस एंड फोकल लेंथ, इन चीजों के बीच में। लेकिन उस टॉपिक को कवर अप करने के लिए सबसे पहले हम लोग कुछ टॉपिक जो आप लोगों ने क्लास 9th 8th इनकी क्लासेस में पढ़े थे, उन टॉपिक्स को मुझे यहाँ पे आप लोगों को फर्दर थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो आप लोगों को क्लियर हुए तभी आप लोग इस रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ को फाइंड आउट कर पाओगे आसानी से। क्योंकि आप लोगों को शायद आप लोग पता होंगे उन रिलेशंस के बारे में और उन टॉपिक्स के बारे में शायद पता होगा, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, तो वो उस चीज को पीछे ना छोड़ दें। तो इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे इस चीज को एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, ताकि वो कंसेप्ट जब आप लोग यहाँ पे यूज करो आप लोगों को आसानी रहे इस चीज को समझने के लिए। ओके, सो अब नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। अगर आप लोगों को ये वाली मैपिंग याद रहेगी तो आप इस चैप्टर के लाइट चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल रहेंगे, आगे जाके आपको मिरर फॉर्मूला टॉपिक पढ़ाया जाएगा, लेंस फॉर्मूला टॉपिक पढ़ाया जाएगा, उन कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर पाओगे और उनके न्यूमेरिकल को इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। लेकिन ये ट्रिक हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ये ट्रिक कैसे करेंगे और किस तरीके से इन साइन कन्वेंशंस को निकालेंगे, ये हम लोग जनरली देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करूं तो अभी तक जो आप लोगों ने इमेज फॉर्मेशन की है कनकेव मिरर की और कन्वेक्स मिरर की, आप लोगों ने वहां से क्या चीज एनालाइज की, मैंने यहाँ पे लिख दिया पूरा। देखिए आप लोगों ने क्लियर किया कि हमारा जो कनकेव मिरर था उस कनकेव मिरर में टोटल 6 केसेस बन रहे थे, जिसमें से 5 केस की अगर बात करूं तो 5 केसेस यहाँ पे कौन सी इमेज क्रिएट कर रहे थे, रियल इमेज की। लेकिन जो लास्ट 6th वाला केस था जिसमें आप लोगों ने ऑब्जेक्ट बिटवीन द पोल एंड द फोकस रखा था, उस केसेस में अगर बात करें तो इमेज कैसी बन रही थी, वर्चुअल बनने की कोशिश हो रही थी। इस तरीके से अगर बात करें तो हम लोगों ने वहां पे ये चीज एनालाइज की कि कनकेव मिरर टोटल 2 टाइप की इमेजेस आपको दिखाता है, एक का नाम रियल और सेकंड का नाम क्या रखा गया, वर्चुअल। अब इसी तरीके से हमारे पास एक और मिरर था, दैट इज कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के टोटल आपके सामने 2 केस आए। इन दोनों केसेस में जब आप लोगों ने स्टडी किया तो दोनों केसेस में सिर्फ वर्चुअल इमेज ही बनी, इसलिए हम लोग इसके केसेस में क्या लेके चलते हैं, ये वर्चुअल इमेज बनाता है। अब हम लोग काम क्या करते हैं, इनके बेसिस पे अगर बात करें तो इनकी साइन कन्वेंशन को समझने की कोशिश करते हैं। सो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें तो हमारा जब आप लोगों को साइन कन्वेंशन रूल पढ़ाए गए थे उसमें एक बेसिक चीज अच्छे से क्लियर की गई थी। बेसिक चीज क्या थी, आपको जब भी किसी डिस्टेंस को मेजर करना है हमेशा कहां से स्टार्ट करिए, अपनी लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड पे अगर बात करते हैं तो आप लोगों ने ये ट्रिक साइन कन्वेंशन में कहा था, लेफ्ट साइड पे जब भी कोई डिस्टेंस को मेजर करेंगे वो हमेशा क्या मेजर करेंगे, नेगेटिव। आप यहां से भी एनालाइज कर सकते हो। ये मेरा कनकेव मिरर है, इस कनकेव मिरर में 6 के 6 केसेस आप लोग देखिए, 6 के 6 केसेस में आप लोगों ने ऑब्जेक्ट को हमेशा कहां रखा, लेफ्ट साइड पे। और ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक जो डिस्टेंस होता था, ऑब्जेक्ट से लेके जो पोल तक मेरा डिस्टेंस होता था, उस डिस्टेंस को हम लोग एग्जैक्ट क्या कहते थे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देख लीजिए पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक जो डिस्टेंस था उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिनोट किससे करते हैं, यू से। सो हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डिनोट किससे किया जाता है, यू से। यहाँ पे भी यू और यहाँ पे भी यू। लेकिन अगर बात करें इन केस ऑफ रियल और वर्चुअल, आप 6 के 6 केस देख लीजिए। 6 के 6 केसेस में आप लोगों ने मिरर की लेफ्ट साइड पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस होता है वो लेफ्ट साइड आता है, जिसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं। इसलिए सबके साथ साइन क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि आप लोगों ने कंसेप्ट क्या था, लेफ्ट साइड जितने भी डिस्टेंस मेजर करेंगे उनका साइन क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे।
अब बात आती है इमेज, अगर बात करें डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज का मीनिंग क्या हुआ, इस मिरर के अंदर कहीं इमेज बन रही थी, इट में भी रियल भी हो सकती है, इट में भी वर्चुअल भी हो सकती है। अब उस डिस्टेंस को जब हम लोग मेजर करते हैं उसके साथ साइन कन्वेंशन क्या लगाएंगे, इस चीज के बारे में समझते हैं। सो देखिए अब इस चीज के बारे में क्लियर करते हैं। आप लोगों को क्लियर किया गया था, कंसेप्ट क्या समझाया गया, रियल कब कहेंगे, रियल तब कहेंगे अगर आप लोग लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट रख रहे हो तो लेफ्ट साइड ही इमेज बन रही है तो रियल होगा। अब आप मुझे बताइए, आपने ऊपर केस में लिखा कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रहेगा, तो अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड रह रहा है तो रियल के केस में इमेज भी कहां बननी चाहिए, लेफ्ट साइड, क्योंकि रियल का केस तो यही कहता है, यही ट्रिक हम लोगों ने सीखी थी। इसलिए इस केस की अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो इमेज डिस्टेंस क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। लेकिन जब वर्चुअल की बात करते हैं तो वर्चुअल के केस में क्या पड़ा था, जिस साइड ऑब्जेक्ट होगा उसके ऑपोजिट साइड पे क्या दिखेगी आपको, इमेज। अगर लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट रखते तो राइट साइड जाके इमेज बनेगी, इसलिए हम लोग यहाँ पे इमेज डिस्टेंस को क्या लेके चलेंगे, पॉजिटिव में। सेम एज यहाँ पे भी वर्चुअल केस है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, पॉजिटिव में। ये क्लियर सबको। अब नेक्स्ट इसके बाद अगर बात करते हैं हमारा फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ पॉइंट के हिसाब से क्या आता है, फोकल लेंथ का मीनिंग क्या था, पोल से लेके फोकस तक का जो डिस्टेंस होता था उसे हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं, डिनोट किससे किया जाता था, एफ से। अब आप लोग खुद देखिए यहाँ पे अगर बात करता हूँ कनकेव मिरर के कारण, कनकेव मिरर में 6 के 6 केसेस देख लीजिए, इनकी जो फोकस आया हुआ है, जो फोकल लेंथ आपकी आई हुई है वो हमेशा लेफ्ट साइड आई है। तो इट मीन्स अगर बात करूँ रियल हो या वर्चुअल केस, इन दोनों के केस में जो फोकल लेंथ आपकी रही वो कैसे रही, नेगेटिव रही। बट अगर बात करें इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, इस कन्वेक्स मिरर में पोल और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। लेकिन ये मिरर में अगर बात करें तो कहाँ आया था, राइट साइड आया था। जब आपको दोनों केसेस करवाए थे आप उसमें देख सकते हो, उसमें केस क्या था, राइट साइड आ रहा था। तो राइट साइड पे अगर बात करें डिस्टेंस जितने भी मेजर करेंगे उसे क्या लेंगे, पॉजिटिव भी। ओके, सो नेक्स्ट इसके बाद आया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की अगर बात करें तो ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा, आप लोगों ने 6 के 6 केसेस देख लीजिए कनकेव के कारण, कनकेव के केस में आप 6 के 6 केसेस में ऑब्जेक्ट को हमेशा इस प्रिंसिपल एक्सिस के अबव रखते थे। इसलिए, और हम लोगों ने कंसेप्ट क्या पढ़ा था साइन कन्वेंशन में, जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के अबव कोई डिस्टेंस मेजर किया जाएगा वो हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा। इसलिए यहाँ पे मैं मेजर कर रहा हूँ इसे h1 से, तो इसलिए यहाँ पे भी h1, यहाँ पे भी h1। बट अगर बात करें कन्वेक्स के केस में, उसमें भी आप लोगों ने अपवर्ड ही रखा था, इसलिए यहाँ पे भी डिस्टेंस कैसा आएगा, मेजर करने में पॉजिटिव h1 आएगा। इसके बाद हाइट ऑफ इमेज, इमेज की हाइट की अगर बात करें तो कैसा होगा, देखिए आप लोग इमेज की अगर बात करें तो हाइट कैसे देखोगे और कैसे मेजर करेंगे, नेगेटिव है कि पॉजिटिव। रियल के साथ वर्ड क्या आता था, इन्वर्टेड, और रियल और इन्वर्टेड का मीनिंग क्या हो, इन्वर्टेड का मीनिंग वो उल्टा बनना। जब उल्टा बनेगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो आ जाता था, जब भी बिलो होगा तो उसके लिए कंसेप्ट क्या था, दैट इज नेगेटिव साइन लीजिए। तो रियल के साथ इन्वर्टेड आता है, इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पे h2 नेगेटिव। हाइट ऑफ इमेज को किससे डिनोट कर रहा हूँ, h2 से, इसलिए नेगेटिव लगा दिया। वर्चुअल के साथ हमेशा क्या आता था, इरेक्ट। इरेक्ट का मीनिंग क्या हुआ, सीधा। अब सीधा होने का मीनिंग क्या हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस के अबव आना। तो प्रिंसिपल एक्सिस के अबव आएगा तो इसका मीनिंग क्या रहेगा, h2 पॉजिटिव रहेगा। इसी तरीके से वर्चुअल एंड इरेक्ट की अगर बात करते हैं तो ये पॉजिटिव रहेगा। इस तरीके से हम लोग ने इसके साइन कन्वेंशन लिखे। अब लास्ट पॉइंट है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे हम लोग डिनोट किससे करते हैं, r। रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां से कहां डिस्टेंस है, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जो डिस्टेंस रहेगा उसे हम लोग एग्जैक्ट क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। डिनोट किससे किया जाता है, r से। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करूं, आप लोग जब कन्वेक्स मिरर के केस पढ़ोगे, सॉरी कनकेव मिरर के केस पढ़ोगे, तो उस 6 के 6 केसेस में अगर देखोगे आपका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर बन रहा है वो हमेशा लेफ्ट साइड बन रहा है। इसलिए कनकेव के केस में लेफ्ट अगर बात करें तो रियल हो केस या वर्चुअल हो, तो सबके केसेस में यहाँ पे क्या रहेगा, दोनों के केसेस में क्या रहेगा, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव लेके चलेंगे। बट अगर बात करें कन्वेक्स मिरर में, तो कन्वेक्स मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ आ रहा था, दैट इज मिरर की राइट साइड आ रहा था। दोनों केसेस में आप देख लीजिए राइट साइड ही बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लेके चलेंगे, इस डिस्टेंस को प्लस r, क्योंकि राइट साइड पे हमेशा डिस्टेंस को मेजर करने पे साइन क्या लगाएंगे, हम लोग पॉजिटिव लेंगे। पॉजिटिव लिखो ना लिखो, इट डजंट पॉइंट, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो हमारे सामने अगर बात करें तो ये एक कंप्लीट मैपिंग बनती है, जो कंप्लीट मैपिंग आप लोगों को न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर आप लोगों को ये मैपिंग याद हुई तो आप लोग आसानी से इनके न्यूमेरिकल्स को सॉर्ट आउट कर सकते हो। अब हम लोग अगले टॉपिक के ऊपर चलते हैं, जिस टॉपिक का नाम था दैट इज रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। देखिए स्टेट बोर्ड में अगर रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ को आप लोग पढ़ोगे तो यहाँ पे प्रूफेशन नहीं पूछा जाता।
लेकिन अगर आप लोग कहीं सीबीएसई में इस चीज को देखो तो सीबीएसई में कई बार इस चीज के रिलेशन को पूछा जाता है, इस चीज को प्रूफ करने के लिए कहा जाता है। तो अगर प्रूफ करने के लिए कहा जाएगा तो उसे प्रूफ कैसे किया जाए, किस तरीके से हम लोग इस चीज को सॉर्ट आउट करेंगे, ये तरीका समझने से पहले आप लोगों को यहाँ पे कुछ बेसिक चीजों को समझना पड़ेगा जो आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ी थी और इवन की कुछ छोटी क्लासेस में भी पढ़ी थी। इन चीजों के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट हमारा आता है कि जब भी दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सिव लाइन काट के जाती है, जब भी दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सिव लाइन काट की जाती है तो यहाँ पे टोटल 8 डिफरेंट एंगल आप लोगों को बनते हुए दिखते हैं। अब 8 डिफरेंट एंगल्स की अगर बात करते हैं तो उनको हम लोगों ने अलग अलग तरीके से नापना स्टार्ट किया और अलग अलग नाम देना स्टार्ट किया। इनके बिहाइंड थ्योरम्स भी बनी थी, उन्होंने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहा, नाम देना स्टार्ट किया, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को पहचानने का तरीका क्या था, इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक आप लोग याद रखिए। वो ट्रिक क्या है, जेड बनाना सीखिए। जब भी आपका जेड बनेगा उस जेड के अंदर वाले जो एंगल रहेंगे वो हमेशा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल रहेंगे। जैसे देखिए अगर बात करें तो ये यहां से अगर बात करें ये लाइन ऐसे जा रही है, फिर यहां से देख लीजिए आप लोग ये आया, फिर यहाँ पे ऐसे करके जा रहा है, ये जेड बन रहा है यहाँ से और ये कंप्लीट जेड बन रहा है। यहाँ पे ये कंप्लीट जेड के अकॉर्डिंग एंगल 4 और एंगल 5 ये दोनों जेड के अंदर आ रहे हैं, तो इसलिए इनके अगर बात करें तो ये कंसेप्ट कहता था ये वाले जो दो एंगल है एंगल 4 और एंगल 5 ये दोनों बराबर रहेंगे। किस रीजन के कारण, इनको हम लोग कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी तरीके से एक और जेड आपको दिखे, उल्टा जेड देखिए, ये लाइन इस तरीके से और इस तरीके से, इस हिसाब से एंगल 3 और एंगल 6 क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से बराबर आ रहे हैं। किस रीजन के कारण, ड्यू टू रीजन ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इस तरीके से अगर बात करें तो आपका ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कंसेप्ट यहाँ पे यूज होना था, इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे पहले इस चीज के बारे में क्लैरिफाई कर दिया। अब सेकंड नंबर पॉइंट के ऊपर चलते हैं। बेसिकली ये आप लोगों को छोटी क्लास में, आई थिंक आप लोगों को 5th या 4th में इस कंसेप्ट के बारे में बताया होगा। आपको ये चीज क्लियर की गई थी कि जब आप लोगों को ट्राइंगल का कंसेप्ट समझाया गया था तो वहां पे अच्छे से क्लियर किया गया था, जितनी किसी ट्राइंगल की साइड्स बराबर होती हैं इतने ही उसके एंगल बराबर होते हैं, इतने ही उसके इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं। अगर मान लीजिए एक ट्राइंगल लेता हूं, जिस ट्राइंगल की अगर बात करते हैं कोई भी साइड बराबर ना हो, उस ट्राइंगल को हम लोग नाम देते थे स्केलर ट्राइंगल। तो हमारा कंसेप्ट बेसिकली क्या था, जितने एंगल बराबर, सॉरी जितनी साइड्स बराबर इतने एंगल बराबर। अगर कोई भी साइड बराबर नहीं तो कोई भी एंगल बराबर, इंटीरियर एंगल बराबर नहीं होगा। अगर मान लीजिए सेकंड नंबर हमारी टाइप आती थी जिस टाइप का नाम रखा जाता था आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसमें बेसिकली हमको क्या बताया जाता था, कोई भी ट्राइंगल की दो साइडें बराबर रहती हैं और थर्ड जो साइड है वो डिफरेंट होती है। तो अब कंसेप्ट क्या है कि जितनी साइड बराबर इतने एंगल बराबर, तो इस हिसाब से अगर दो साइडें बराबर है तो इस हिसाब से एंगल भी कितने बराबर होने चाहिए, दो बराबर होने चाहिए। सो इस कंसेप्ट की अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो ये मेरे पास ये ट्राइंगल है, लेट इट बी सपोज। यहाँ पे अगर बात करें तो ये एक साइड, ये दूसरी साइड, ये थर्ड साइड अलग। अब कंसेप्ट क्या था कि जितनी साइडें बराबर इतने एंगल बराबर, लेकिन अब फिर भी कंसेप्ट ये यहाँ पे एक थोड़ा सा हमारे सामने एक मैपिंग आ रही है कि अब एंगल तो बराबर है दो, लेकिन कौन से दो एंगल, क्योंकि एंगल तो यहाँ पे अगर बात करें एंगल 1 भी बना हुआ है, एंगल 2 भी बना हुआ है, एंगल 3 भी बना हुआ है, लेकिन इन दोनों में से कौन से दो एंगल बराबर होंगे वो अभी क्लियर नहीं है। इसलिए आपको एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आप इस चीज को एनालाइज कर सकते हो कि कौन से दो एंगल इंटीरियर एंगल बराबर होंगे, उस चीज को क्लियर करने की। देखिए ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, बराबर कौन सी नहीं है, ये नीचे वाली साइड, दैट इज बी साइड। इस बी साइड के ऊपर जो एंगल बना होगा, ये दो एंगल जो बने हुए ये दोनों हमेशा क्या रहेंगे, सेम। आपको सिंपल सी ट्रिक याद रखनी है, जो साइड सबसे डिफरेंट दिख रही है, दो से जो तीसरी साइड जो डिफरेंट दिख रही है, उस साइड के ऊपर जो एंगल बने हुए, दोनों कॉर्नर पे जो एंगल बने होंगे वो हमेशा क्या रहते हैं, बराबर। इस हिसाब से एंगल 2 किसके बराबर होगा, एंगल 3 के बराबर। ये आपको यहाँ पे एक ट्रिक याद रखनी है जो आपको छोटी क्लासेस में पढ़ाई गई थी और यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। इसी तरीके से एक और चीज मैं आपको बता दूं, चलो एक क्वेश्चन यहीं से हम लोग और निकाल लेते हैं। अगर मान लीजिए मैं आपको कहता हूँ ये एक मेरे पास ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के हिसाब से अगर बात करें तो हमें लिखा गया एंगल 1, एंगल 2 और ये एंगल 3। हमको बोला गया कि यहाँ पे एंगल, ये साइड का नाम रख लेता हूँ ए और इसका बी और इसका सी रख लेता हूँ। हमें बोला गया कि एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के बराबर। तो हमें बताइए इन दोनों में से कौन सी साइड बराबर होगी, वो क्लियर करिए। इतना तो पता है कि अगर किसी ट्राइंगल के अंदर जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो बराबर होंगे। अगर मान लीजिए दो एंगल बराबर हैं तो दो साइडें बराबर रहेंगी, ये हम लोगों को क्लियर है।
अब देखते हैं कि हम लोगों को एंगल 1 और एंगल 2 बराबर दिया गया और पूछा गया कि साइड कौन सी बराबर होगी, इस चीज को प्रूव करिए। सो देखिए सिंपल सी ट्रिक है, मैंने अभी आपको समझाया, जिस लाइन के ऊपर दो इक्वल एंगल आते हैं वो साइड हमेशा क्या होती है, डिफरेंट होती है, और बाकी जो बची हुई साइड्स होती हैं वो हमेशा क्या होती है, इक्वल्स होती हैं। सो देखिए एंगल 1 और एंगल 2 किस लाइन के ऊपर आ रहे हैं, देखिए आपको वो साइड लेनी है जो कॉमन होगी उन दोनों एंगल के लिए। देखिए एंगल 1 अगर बात करूं तो यहाँ पे भी लाई कर रहा है, यहाँ पे भी लाई कर रहा है, एंगल 2 यहाँ पे भी लाई कर रहा है, यहाँ पे भी। एंगल 2 और एंगल 1 दोनों किस कॉमन लाइन के ऊपर लाई करते हैं, वो लाइन को आपको चूज करना है। तो देखिए कौन सी लाइन है, ए वाली। सो इस ए वाली लाइन की अगर बात करें तो ये डिफरेंट है, जो बची हुई साइड्स हैं वो बराबर है। इट मींस साइड नंबर बी और जो साइड सी है ये दोनों अगर बात करें ये दोनों लेंथ क्या रहेगी, बराबर रहेगी। ये सेकंड नंबर पॉइंट आपको याद रखना है। फर्स्ट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सेकंड इज ट्रायंगल कांसेप्ट, ये क्लियर। अब थर्ड नंबर पॉइंट आपको याद रखना है। देखिए आई थिंक ये भी आपको छोटी क्लासेस में पढ़ाया गया था, जब आपको ट्रायंगल चैप्टर कहीं पढ़ाया होगा, उस ट्रायंगल के चैप्टर के बीच में ही कहीं यहाँ कोऑर्डिनेटर लाइंस के बारे में आपको कहीं पढ़ाया होगा, तो उस चीज के बारे में बीच में डिस्कशन जरूर किया होगा। कंसेप्ट क्या था कि अगर किसी लाइन की अगर बात करते हैं, लेट इट बी सपोज इसकी लेंथ कितनी है, नाम रख लेता हूँ पर्टिकुलर, एक रैंडम नाम रख लेते हैं ए बी। अगर बीच में कहीं एक मिड पॉइंट कंसेप्ट आता है, मिड पॉइंट का मीनिंग क्या हुआ, किसी लाइन के ऊपर मिड पॉइंट आने का मीनिंग क्या हुआ, उस लाइन को दो इक्वल हिस्सों में काटना। ये समझने में वैसा ही जैसे मान लीजिए मैं आपको कहता हूँ, मैं बाजार से मान लीजिए कोई खाने वाली चीज लेके आता हूँ, तो यहाँ पे बोला जाता है कि इन दो बंदों को इक्वली बांट के दे दीजिए। मैं बार बार क्या करता हूँ, उसे स्केल से नाप के या किसी चीज के अकॉर्डिंग इक्वली डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ। तो इक्वली डिवाइड करने के बाद जो मेरा सेंटर पॉइंट बन रहा है वो सेंटर पॉइंट को एग्जैक्ट मिड पॉइंट कहा जा रहा है। सेम है ये लाइन अगर बात करो तो जब मैं इसे काटना स्टार्ट कर देता हूँ, काटने से पहले क्या करूंगा, इसे नापूंगा, मेजर करूंगा, मेजर करने के बाद जो इसका सेंटर बनेगा वहां पे मार्क कर लूंगा, फिर वहां से काटना स्टार्ट करूंगा। वो जो सेंटर बना था उसी सेंटर को हम लोग क्या कह रहे हैं, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का एक बेसिक काम रहता है, बेसिक काम क्या है, वो पूरी लाइन को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करने की कोशिश करता है। सेम है अगर मान लीजिए ये ए सी यहाँ पे मिड पॉइंट है, तो ये अब क्या करेगा, इस ए बी लाइन को कितने हिस्सों में डिवाइड कर देगा, दो इक्वल हिस्सों में। इसका मीनिंग क्या होगा, ए बी ए सी की लेंथ जितना ये ए सी है इतना ही डिस्टेंस किसका हो गया, बी सी का। सो हम लोग इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, ध्यान से देख लीजिए, ये समझने में मैं आपको फर्दर सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। मैथ के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल डिस्टेंस मान लीजिए 10 है, अगर सी पॉइंट आता है मींस ए से लेके बी तक डिस्टेंस 10 है, तो अगर सी पॉइंट बीच में आता है तो ये इसे दो इक्वल हिस्सों में काटता है। इसका मीनिंग क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा 5 और ये वाला बचा हुआ भी डिस्टेंस कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। तो 5 और 5 ऐड करेंगे वापस 10 बच जाएगा। तो इट मीन सी यहाँ पे मिड पॉइंट का काम कर रहा है। तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ, आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, टोटल डिस्टेंस का हाफ करिए तो इसके बराबर आ जाएगा। मैं लिख सकता हूँ ए सी इज इक्वल टू ए बी का क्या कर दो, हाफ कर दो, आपको मिल जाएगा। ये देखिए आप ए सी की बात करते हैं, ए से लेके सी तक डिस्टेंस कितना है 5, ए बी की अगर बात करें तो ए बी है 10 को 2 से डिवाइड करें तो वापस क्या बन जाता है 5, लेफ्ट साइड किसके